अध्याय 41 मेरा इरादा अलग दिखने का नहीं है। वाह, उसे जल्दी नीचे उतारो। जियानफी को नहीं पता था कि बॉस को एक और स्टैक कब मिलेगा और वह निश्चित रूप से जानना नहीं चाहता था। दूसरा ढेर पहले से ही बहुत अधिक हो सकता है। ये बुरी खबर थी। ओह, 1 मिनट बाद 22% स्वास्थ्य बिंदुओं पर बॉस ने एक और शव निगल लिया। 27% स्वास्थ्य अंक। मास का ढेर 2 ढेर आक्रमण 10% बढ़ गया। रक्षा में 10% की वृद्धि। टकराना -1478। शानदार तोड़। जियानफी के स्वास्थ्य अंक तेजी से गिर गए। प्यारी, तुम उन हिट्स में से बहुत अधिक नहीं सह सकते। हम उपचार जारी नहीं रख सकते। रोसेट म्याओ म्याओ ने पुकारा। धिक्कार है, अगर मैं अधिक तैयार होता तो मैंने किसी धातु की ढाल को हथौड़े से ठोक दिया होता। जियानफी असहाय होकर अपने हेल्थ पॉइंट्स को देखता रहा जो पानी की तरह रिस रहा था। उन्हें चीजों को हल्के में लेने का पछतावा था। वह मूल रूप से हल्की पीसने के लिए मैदान में गया था और उसने हल्के कपड़े पहने थे। उसके पास केवल लेवल 10 ग्रीन टी उपकरण का एक पूरा सेट था। एक ढाल बजट से थोड़ी ही बाहर थी, लेकिन इसके साथ वह मौत के इतने करीब नहीं होता। जिंग, मुरली दानव भगवान रोसेट फॉक्स को देख रहा है। फॉक्स, पीछे हट जाओ। चिकित्सकों, मुझे अपने उपचार की सीमा में रखने की कोशिश करो। चलो उन सरे हुए मांस को मिटा दे। जियानफी ने पुकारा। बॉस का संयोजन आक्रमण जियानफी की वर्तमान जीवन रेखा थी। यदि इसका आक्रमण निर्बाध रूप से चलता रहा तो जियानफी पहले ही गिर गई होती। उस समय बॉस के स्वास्थ्य अंक गिरकर 20% हो गए थे। संयोजन कौशल एक बार फिर सक्रिय हो गया। बॉस ने छोटे लोहार पर हथौड़ा चलाना बंद कर दिया, जिससे तीनों चिकित्सकों को आपस में बातचीत करने का मौका मिल गया। टकराना -1000। तब तक हर कोई सरे हुए मांस की स्थिति का आदी हो गया था, लेकिन इस मामले में एक जादूगर को मौके पर ही फंसा दिया गया था, जबकि पुजारी और शूरवीर जियानफी के स्वास्थ्य बिंदुओं को ठीक करने में व्यस्त थे। क्षति उत्पादन में गिरावट एक सरे हुए मांस को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। रोसेट फॉक्स को 1000 की क्षति हुई, लेकिन जियानफी पूर्ण स्वास्थ्य में वापस आ गई। पूरी ताकत, कोई रोक नहीं। जियानफी भौंकने लगा। बॉस के पास खुद को बचाने की क्षमता खत्म हो गई थी। ओग, बॉस ने तीसरी बार कंज्यूम को सक्रिय किया। 30% स्वास्थ्य अंक। एक और मांस ढेर। मांस का ढेर 3 ढेर हमले में 20% की वृद्धि हुई। रक्षा में 20% की वृद्धि। बॉस का आक्रमण और बचाव एक बार फिर बढ़ गया था। जियानफी के स्वास्थ्य बिंदु एक ऐंठन भरी रोलर कोस्टर सवारी की तरह बढ़े और गिरे। यह मन को झकझोर देने वाला था। तुम्हें सब कुछ मिल गया। जियानफी अपनी रस्सी के अंत पर था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह बॉस को नीचे गिराने से पहले ही उसे नीचे गिराने की कोशिश कर सकता था। ओह, अंततः एक अंतिम महान विध्वंस के बाद शक्तिशाली दानव भगवान ने अपनी भुजाओं को उसके किनारों पर ढीला छोड़ दिया। ये पूरी तरह से पराजित हो गया था। इसके स्वास्थ्य बिंदु पूरी तरह से खाली हो गए थे। दूसरी ओर जियानफी के पास 300 हेल्थ पॉइंट भी नहीं बचे थे। एक और महान तोड़फोड़ ने उसे बाहर कर दिया होता, भले ही हीलर्स ने समय के साथ काम किया हो। गड़गड़ाहट। बॉस मांस के पहाड़ की तरह गिर गया। पीछे की लड़कियां उछल पड़ी और खुशी से चिल्लाने लगी। या हम जीत गए। रोसेट म्याओ म्याओ हमेशा की तरह सक्रिय थी। जिंग, आपकी पार्टी एलिट मोड में डीप इन द नाइट फॉरेस्ट कालकोटरी को साफ करने वाली पहली टीम है। कृपया अपनी पार्टी का नाम बताएं। सिस्टम अधिसूचना ने उनकी जीत की घोषणा की, जिससे यह आधिकारिक हो गया। हमने ही किया। हमने वास्तव में पहली सफलता हासिल की। रोसेट रोज को अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह स्वप्न जैसी अवस्था में लड़खड़ा रही थी। ये बिल्कुल वही था जिसके लिए उसने संघर्ष किया, लेकिन उसे इस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। ओह, मैं हमारी पार्टी का नाम बताऊंगा, जियानफी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले ही एक बार सिस्टम घोषणा से मूर्ख बन चुका था। जियानफी सिस्टम को उसके नाम की घोषणा नहीं करने दे रहा था। ठीक है, रोसेट रोज अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी और उसने अवचेतन रूप से उसके अनुरोध पर सिर हिलाया था। जिंग, शहरव्यापी घोषणा पार्टी आई डोंट इंटेंड टू स्टैंड आउट ने एलिट मोड में कालकोटरी डीप इन द नाइट फॉरेस्ट को पार कर लिया है। कृपया पार्टी के सदस्यों वर्गोर ग्लाइडर, रोसेट रोज, रोसेट रैग्नेस, रोसेट म्याओ म्याओ, रोसेट नार्सिसस का उत्साहवर्धन करें। जिंग, शहरव्यापी घोषणा पार्टी आई डोंट इंटेंड टू स्टैंड आउट ने एलिट मोड में कालकोटरी डीप इन द नाइट फॉरेस्ट को पार कर लिया है। कृपया पार्टी के सदस्यों वर्गोर ग्लाइडर, रोसेट रोज, रोसेट रैग्नेस, रोसेट म्याओ म्याओ, रोसेट नार्सिसस का उत्साहवर्धन करें। जिंग, शहरव्यापी घोषणा पार्टी आई डोंट इंटेंड टू स्टैंड आउट ने एलिट मोड में कालकोटरी डीप इन द नाइट फॉरेस्ट को पार कर लिया है। कृपया पार्टी के सदस्यों वर्गोर ग्लाइडर, रोसेट रोज, रोसेट रैग्नेस, रोसेट म्याओ म्याओ, रोसेट नार्सिसस का उत्साहवर्धन करें। सिस्टम की घोषणा डॉनलाइट सिटी के पूरे आसमान में सुबह की चच्छी घंटियों की तरह गूंज उठी। जियानफी और रोसेट नाइटहर्ड लड़कियों को 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 सिल्वर सिक्के का इनाम मिला। उसी समय शहर ने लगभग खुद को खतरे में डाल दिया। उन्हें बकवास करो। बकवास क्या आपका मतलब है? बाहर खड़े होने का इरादा मत करो। आप इसे बाहर खड़े नहीं होना कैसे कहते हैं? भाड़ में जाओ। मुझे सामान्य मोड पहले से ही मेरे दिमाग को खराब कर रहा है और किसी ने वास्तव में एलिट मोड को साफ कर दिया है। भाड़ में जाओ। उन्होंने जरूर किसी बग का फायदा उठाया होगा। वे राक्षस बुरी तरह टूट गए हैं। मुझे बगल में छोड़ो, मैं उनकी बकवास की रिपोर्ट कर रहा हूँ। डॉट डॉट। जैसे ही सामान्य खिलाड़ी एक दूसरे को कोसते रहे, बड़े चार निश्चल खड़े रहे। पूरे सभा का स्वयंभू नेता हैप्पी ड्रंक एक मूर्ति में बदल गया था। यह ऐसा था जैसे सिस्टम की घोषणा ने उन पर मेरुसा की तरह ही घूर कर रख दिया हो। हैप्पी ड्रंक अपनी प्रगति को लेकर बेहद आत्मसंतुष्ट था। बड़े चार में से केवल उसने ही पहले बॉस को हटाया था। उनकी पार्टी ने बेरमेन मिनियन के साथ संघर्ष किया था और जब वे 6 के समूह में आए तो हैप्पी ड्रंक को अपनी टीम में चीजों को बदलना पड़ा। अंततः उसने कालकोटरी के माध्यम से धीरे धीरे अपना रास्ता बनाने के लिए 4 चिकित्सकों और 3 टैंकों के एक अजीब संयोजन के लिए समझौता किया। डॉट। जियानफी जैसे मजबूत टैंक के बिना 3 बेरमेन ने एक नियमित टैंक को आसानी से हरा दिया। अत्यधिक कमजोर क्षति आउटपुट की कीमत पर हैप्पी ड्रंक को कई टैंकों में रोल करने के लिए मजबूर किया गया था। इसने लड़ाई को इस हद तक लंबा कर दिया कि उपचारकर्ता थक गए। फिर भी हैप्पी ड्रंक को इतनी दूर तक पहुंचने पर गर्व था। आखिरकार यहाँ तक कि डॉनलाइट सिटी का सबसे बड़ा संघ मैगीथीव्स अभी भी पहले टाइगरमैन के बॉस पर अटका हुआ था। धीमा और स्थिर दौड़ जीता है और अगर यह काम करता है तो ये बेवकूफी नहीं है, इसलिए उसे रणनीति बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन इससे पहले कि वह दूसरे बॉस से मिल पाता, सिस्टम ने उस पर वज्रपात कर दिया। टूट गया उसका खूबसूरत सपना। हानि, निराशा, अपमान सभी उस पर टूट पड़े। क्या ये लोग कौन है? दक्षिणी अजुरेश्वर को अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन प्रणाली निष्पक्ष थी। ये कैसे संभव है? डेमन का ग्रिम इस मुश्किल से बोल पाता था। यदि कोई कालकोटरी को साफ कर सकता है तो केवल 4 बड़े लोग ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी अज्ञात ने इसे इतने बड़े अंतर से साफ कर दिया? वे पहले बॉस को भी नहीं तोड़ पाए थे, फिर भी ये लोग पहले ही कालकोटरी को साफ कर चुके हैं। चेहरे पर कैसा तमाचा है? ये फिर से वही वर्गोर ग्लाइडर लड़का है। अवश्य ही उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया होगा। लेडी कैसानोवा उग्रता से बुदबुदाए। अध्याय 42 3 आरोही उपकरण। जियानफी की मित्र सूची में 4 बड़े गिल्डमास्टरों की प्रोफाइल तस्वीरें टिमटिमा रही थी। वे उसे प्रश्नों की अंतहीन धारा से घेर रहे थे। अफसोस की बात है कि जियानफी के पास देखने के लिए बड़ी चीजें थी। मालिक की विशाल लाश की जगह एक सुनहरे खजाने वाले बक्से ने ले ली थी।
माई ग्लाइडर, ये किस प्रकार की पार्टी का नाम है? रोसेट रोज को सचमुच अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वह अभी सदमे से उभरी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेहान फी ने विज्ञापन का इतना बड़ा अवसर गंवाते हुए एक घटिया नाम का बहाना बनाने का निर्णय लिया था। यदि इस घोषणा का उपयोग रोसेट नाइटहुड का प्रचार करने के लिए किया गया होता तो यह एकदम सही होता। मैं बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हूँ। अंतर्मुखी लोग अंतर्मुखी नाम रखते हैं, जेहान फी ने कहा, सबसे नम्र बंदगी खोने का नाटक करते हुए। पफ, सभी लड़कियों ने उसकी ओर आंखें घुमाई। प्यारी, बस उस खजाने का संदूक खोलो। रोसेट मियाओ मियाओ को स्पष्ट रूप से चमचमाते खजाने में अधिक रुचि थी। नुकसान पहले ही हो चुका है। माई ग्लाइडर, जाओ अपना काम करो। आशा करते हैं कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। रोसेट रोज अभी भी पूरी पार्टी के नाम को लेकर असंतुष्ट थी, लेकिन सिस्टम घोषणा पहले ही भेजी जा चुकी थी। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सका। स्विश, भारी सुनहरा ढक्कन इतनी तेजी और हल्केपन से खुला कि उसका स्वरूप फीका पड़ गया। एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी। ह्यूमनॉइड दानव भगवान के कर्मचारी उत्कृष्ट शारीरिक आक्रमण जोड़ 1 8, जादुई हमला जोड़ 1 3 5, बुद्धि जोड़ 7, जीवन शक्ति जोड़ 5। सुसज्जित, आपको एक कौशल हासिल करने की अनुमति देता है। ह्यूमनॉइड दानव कठपुतली। एक ह्यूमनॉइड दानव कठपुतली को बुलाओ जो आपके समान स्तर का है और युद्ध में आपकी सहायता करता है। 3 मिनट तक रहता है। कूल डाउन 15 मिनट। स्तर की आवश्यकता 15। कैरेट डिफेंस रिंग उत्कृष्ट शारीरिक आक्रमण जोड़ 3 5, जीवन शक्ति जोड़ 6, पैरी जोड़ 3। सुसज्जित, आपको एक कौशल हासिल करने की अनुमति देता है। कैरेट एजेस, आपकी सुरक्षा तुरंत बढ़ जाती है, जिससे आप अगले 3 हमलों से होने वाली कुल क्षति का केवल 50% ही झेल पाते हैं। स्तर की आवश्यकता 15। मांस कंगन चमड़े का कंगन उत्कृष्ट शारीरिक सुरक्षा जोड़ 1 5, जादुई रक्षा जोड़ 1 5, चपलता जोड़ 6, ताकत जोड़ 4। सुसज्जित, आपको एक कौशल हासिल करने की अनुमति देता है। उपभोग करें, हर बार जब आप अपने 5 स्तरों के भीतर किसी दुश्मन को मारते हैं तो आपको 15% स्वास्थ्य अंक मिलते हैं। स्तर की आवश्यकता 15। जैसा कि फाइनल बॉस से उम्मीद थी, 3 चढ़े हुए ब्लूटिया उपकरण एक साथ गिराए गए। हालांकि अब कोई स्मिथिंग रेसिपी नहीं थी, जेहानफी को इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। चमड़े का कंगन लगभग तुरंत ही अलग रख दिया गया। पूरी पार्टी में रोसेट फैंटम एकमात्र खिलाड़ी था जिसने लेदर आर्मर का उपयोग किया था। कंगन डिफॉल्ट रूप से उसका था। एक कालकोटरी से 2 विशेष उपकरण प्राप्त करने के लिए उसे हास्यास्पद रूप से भाग्यशाली होना पड़ा। अंगूठी जेहानफी के पास गई। आखिरकार वो रोसेट नाइटहुड का तुरुप का एक टैंक था। यहाँ तक कि रक्षा उन्मुख रोसेट डेजल्डास को भी उनके रिंग लेने में कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार किसी भी लड़की को आगे की पंक्ति में खड़े होकर दूसरों से मात खाने में मजा नहीं आता। उसका निर्माण आवश्यकता का परिणाम था, पसंद का नहीं। अब ये जेहानफी कहीं से आ गई थी, इसलिए वो निश्चिंत हो सकती थी। जब कर्मचारियों को बांटने का समय आया तो चारों लड़कियां जेहानफी की ओर मुड़ गईं। 2 पुजारियों और जादूगर रोसेट फॉक्स को उपकरण का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। उनकी आंखें लाखों कहानियां बोलती थीं। ओह कृपया पुजारी पीछे हटे, इस कर्मचारी में आत्मा का गुण नहीं है, ये स्पष्ट रूप से जादूगरों के लिए है। रोसेट रोज को तोड़ दिया। ठीक है, रोसेट मियाओ मियाओ और रोसेट पीच अपनी निराशा को छिपा नहीं सके, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। नार्सिसस, तुम्हारे पास पहले से ही एक है, चलो ये स्टाफ फॉक्स को दे दो। रोसेट रोज रोसेट नार्सिसस की ओर मुड़ गई थी। ठीक है, रोसेट नार्सिसस ने सिर हिलाया। आखिरकार वो अकेली जादूगरनी नहीं थी, उसके लिए ये सब अपने तक ही सीमित रखना बहुत अधिक होगा। या धन्यवाद प्यारी। रोसेट फॉक्स ने जेहानफी के हाथों से स्टाफ को खींच लिया। उसी समय वो झपटी और उसके गाल पर चूम लिया। अरे तुम बहुत चुलबुले हो, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें स्टाफ बांटने का फैसला किया है। ठीक है। रोसेट रोज ने अपनी आंखें घुमाई। वह उन लोगों से घृणा करती थी जो बहनों से पहले श्रीमानों को महत्व देते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जिसने भी मुझे स्टाफ दिया है मैं उसे चूम रहा हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ प्यारी? अपने हाथों में डंडा होने पर भी रोसेट फॉक्स ने जेहानफी के गाल पर अपने होठों से हमला करने की उपेक्षा नहीं की। चलो बस शहर वापस चलें। जेहानफी को खांसी हुई। ठीक है, आखिरकार वे बमुश्किल ललित मोड से गुजर पाए थे। अपने वर्तमान स्तर पर वीर विधा आत्मघाती होगी। इसके अलावा रोसेट रोज इस समय युद्ध में ध्यान केंद्रित करने में बहुत व्यस्त थी। चूंकि जेहानफी ने 4 बड़े गिल्डों के मालिकों को जवाब नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने गिल्डमास्टर की ओर रुख किया। उसमें जेहानफी की तरह उन्हें स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार रोसेट रोज की हार्दिक इच्छा रोसेट नाइटहुड को प्रथम श्रेणी के बड़े संघ के रूप में विकसित करने की थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह मौजूदा बड़े संघों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह फिलहाल उन कुछ गिल्डमास्टरों के साथ संबंध बनाने में व्यस्त थी। एक बात निश्चित थी, वह निश्चित रूप से जेहानफी के रहस्य को किसी और के सामने उजागर नहीं करेगी। जेहानफी उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी थी। यदि अन्य संघों ने वास्तव में जेहानफी का अवैध शिकार किया तो वह शायद टूट जाएगी और रोने लगेगी। शहर लौटने पर जेहानफी लड़कियों को डॉनलाइट सिटी के केंद्र में कैथेड्रल में ले आए। आखिरकार मोल्ले ने अपने भ्रष्टाचार से पहले उसे एक रिपोर्ट सौंपी थी और उसे व्यक्तिगत रूप से बिशप फिलिप को सौंपने के लिए कहा था। प्रिय साहसी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप गिरजाघर में क्यों आए हैं? एक निचले स्तर के पुजारी ने पूछा। ये सेना के संबंध में एक आपात स्थिति है, हमें बिशप फिलिप से मिलने की जरूरत है। स्टेट, मैं समझ गया, कृपया प्रतीक्षा करें। घबराया हुआ पुजारी तुरंत गिरजाघर में चला गया। नौजवान, मैंने किसी आपातकालीन स्थिति के बारे में कुछ सुना है। इसके तुरंत बाद एक बूढ़ा पुजारी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। हरे शब्द बिशप फिलिप उसके सिर पर मंडरा रहे थे। हाँ महम हिम, जेहानफी ने स्क्रॉल सौंपते हुए कहा। डिंग, खोज द वेरिएंट फॉरेस्ट ड्रैगन पूरी हो गई है। 50,000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। 10 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। जैसे ही स्क्रॉल बिशप की उंगलियों के संपर्क में आया, जेहानफी और नाइटहुड की लड़कियों को पूरी तरह से खोज पुरस्कार प्राप्त हुआ। 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जेब में डालने के साथ जेहानफी का एक्सपीरियंस बार बढ़ गया। एक बार फिर वह बराबरी के करीब था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, मैं इस मामले से निपट लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिशप फिलिप ने कहा, मुड़कर वापस गिरजाघर में चला गया। ऐसा लग रहा था कि यह इसका अंत था। कोई और अनुवर्ती खोज नहीं। जेहानफी और लड़कियां अलग हो गईं। ये कुछ प्रमुख उपकरण उन्नयन का उचित समय था। आखिरकार अब उसके पास ग्रीन टियर रेसिपी थी। ये उसके लिए ब्लू टियर ब्रेस्टप्लेट का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उनके पास एक ब्लू टियर रेसिपी भी थी जो वास्तव में वायलेट टियर लेजेंडरी शोल्डर आर्मर का उत्पादन कर सकती थी। संभावना ने उसे घुटनों के बल लगभग कमजोर बना दिया था। बेशक रेसिपी जितनी उच्च गुणवत्ता वाली होगी, उतनी ही अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी और लागत भी उतनी ही अधिक होगी। हालांकि जेहानफी के पास लगभग 400 सोने के सिक्के थे, लेकिन वह पहले की तरह बड़े पैमाने पर कवच का उत्पादन नहीं कर सका। अध्याय 43 गुप्त प्रकटीकरण। एक साधारण खिलाड़ी ब्लू टियर उपकरण से बहुत प्रसन्न होगा, लेजेंडरी टियर की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन जेहानफी साधारण नहीं थे, वह एक शिल्पला वर्ग था। मजबूत उपकरणों के समर्थन के बिना वह युद्ध में पिछड़ जाएगा। जेहानफी का कौशल पूरी तरह से उसके उपकरणों से आया था, इसलिए आगे बढ़ने का उनका एकमात्र रास्ता बेहतर उपकरण ही थे। उनका युद्ध कौशल वस्तुतः विशेष रूप से तैयार किया गया था और ऐसा करने के लिए उसे और अधिक सामग्रियों की आवश्यकता थी, जिनकी आपूर्ति बेहद कम थी।
अरे भाई, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस चीज से सुसज्जित हो? जबकि जियांफी अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि अधिक सामग्रियों के लिए कहाँ से आउटसोर्स किया जाए। महान पीड़ित ने खुद को दरवाजे पर फेंक दिया था। साउदर्न एजोरसवर्ड ने स्वयं जियांफी तक पहुंचने की पहल की थी। आदमी को बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया गया था। कालकोठरी को साफ करना तो दूर, वह पहले मालिक को भी नहीं तोड़ सका। वो जिस पहले व्यक्ति के पास पहुंचा था वो रहस्यमय वर्ग्योर ग्लाइडर था, लेकिन उसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया गया था। उनका दूसरा विकल्प रोसेट रोज था, लेकिन ये खूबसूरत लड़की एक बिजनेस परिवार की इकलौती बेटी थी। कड़ी सुरक्षा और हल्की फुल्की बातचीत क्षमताओं के साथ साथ उनका पालन पोषण एक व्यवसाय महिला के रूप में हुआ था। वह उससे कुछ भी उपयोगी नहीं प्राप्त कर सका था, सिवाय इसके कि मुख्य विवरण उसकी भ्रामक चूक से और अधिक निराश हो गया था। ज्यादा से ज्यादा उसने केवल इतना कहा कि पहला बॉस तो बस शुरुआत थी। कालकोठरी के बाद के चरण पहले बॉस को एक बच्चे के खिलौने जैसा बना देंगे। यदि पहला मालिक आपको पहले से ही इतनी परेशानी दे रहा था तो अगले राक्षसों द्वारा मिटा दिए जाने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले साउदर्न एजोरसवर्ड और बाकियों ने सोचा था कि रोसेट रोज अंतर बढ़ाने के लिए बस कुछ मानसिक खेल खेल रही थी, लेकिन हैप्पी ड्रंक ने दूसरों को समझाने के प्रभावी साधन के रूप में खुद को एक व्यक्तिगत उदाहरण बना लिया था। 10 की संख्या में आए बेरमेन राक्षसों ने उनके साथ शिशुओं की तरह खिलवाड़ किया था। यहाँ तक कि 4 टैंकों और 5 हिलरों का उनका गठन भी टिकने में असमर्थ था। जब हैप्पी ड्रंक ने बोलना समाप्त किया तो अन्य 3 समूह पूरी तरह से अवाक रह गए। एक होकर चारों गिल्डमास्टरों ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि उनकी वास्तविक बाधा ये थी कि उनके टैंक कागज से बने थे। तो हम कागज को कैसे सुदृढ़ करें? उन्हें एक हॉटकवर फाइल में रखें। हालांकि कुछ हॉटकवर पाने के लिए उन्हें पहले एक बॉस को मारने की जरूरत थी। गिल्ड के भीतर लोहार खिलाड़ी केवल व्हाइट टियर उपकरणों का उत्पादन करने वाली सामग्रियों को बर्बाद करेंगे। जियांफी ही एकमात्र विकल्प बचा था। उपकरण बिल्कुल लेवल 15 ब्लू और ग्रीन टियर प्लेट में ब्रेस्ट प्लेट्स, ब्लू टियर प्लेट में शोल्डर, मेरे पास ये सब है। जियांफी ने मौके का फायदा उठाया। ये बड़ी मोटी भेड़ उसके दरवाजे तक पहुंच गई थी। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो उसे अपने लिए खेद महसूस होगा। मूल्य के बारे में क्या? जब साउदर्न एजोरसवर्ड ने सुना कि जियांफी के पास कुछ वास्तविक ब्लू टियर उपकरण है तो वो उतना ही हैरान हुआ जितना उसने खुद को भाग्यशाली माना। वह कालकोठरी को साफ करने वाली पहली पार्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह एलिट मोड कालकोठरी के माध्यम से सुनामी भेजने का प्रयास करने के लिए 2 पार्टियों, 3 पार्टियों, 4 पार्टियों, 5, 6, 7, 8 पार्टियों का आयोजन कर सकती है। महिमा अब वहाँ नहीं थी, लेकिन कालकोठरी से प्राप्त अनुभव बिंदु और उपकरण उसके समाज के शुरुआती विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक लेवल 15 ग्रीन टियर ब्रेस्टप्लेट के लिए 5 सोने के सिक्के, ब्लू टियर उपकरण के लिए 50 सोने के सिक्के। जियांफी ने अत्यधिक कीमत की मांग करते हुए कहा, ओह क्या ये बहुत खरी नहीं है? साउदर्न एजोरसवर्ड ने पूछा। उनके पास एक विशाल संघ था, लेकिन केवल अभी शैशवावस्था में था। जमींदार के पास अतिरिक्त अनाज नहीं था। मेरे सभी उपकरण अतिरिक्त कौशल के साथ आते हैं। जियांफी ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण सुनिश्चित करते हुए कहा, क्या अगर साउदर्न एजोरसवर्ड एक कुर्सी पर बैठा होता तो वो कुर्सी पर झुक जाता। जियांफी ने एक बार अतिरिक्त कौशल वाले 70 से अधिक उपकरण बेचे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हाथ से चुना और डिब्बे में रखा गया था। क्या ये सभी नमूने भी हाथ से चुने गए थे? उनके पास लेवल 15 ग्रीन टियर और ब्लू टियर उपकरण भी तैयार किए गए थे। ये लोग बहुत अमीर थे, है ना? मेरे पास बहुत सारे उपकरण हैं। आपके समूह के लिए उन सभी को निगलना संभव हो सकता है। अन्य संघों तक ये बात फैलाएं कि मैं हरे और नीले स्तर के उपकरण सामूहिक रूप से बेचना चाहता हूँ। इस बार जियांफी के लालच ने उसके बेहतर निर्णय को अंधा कर दिया था। इन बड़े अपराधियों का बेरहमी से वध करने का प्रयास करते समय उसने अपना छोटा सा रहस्य भी उजागर कर दिया था। डॉट क्या अतिरिक्त कौशल के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादित ब्लू टियर उपकरण? यहाँ तक कि आत्मसंतुष्ट और घमंडी हैप्पी ड्रंक ने भी उस पर अपनी आंखें चौड़ी कर ली थी। इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। डेमन की ग्रिमेस ने अपनी कर्कश आवाज के साथ कहा, ये सही है, मैंने किसी को जांच के लिए भेजा है। ये लड़का रोसेट नाइटहुड नामक किसी छोटे समूह का सदस्य है। वे पब स्तर की अमीर महिलाओं का एक समूह प्रतीत होते हैं। उनमें से कोई भी कोई वादा नहीं दिखाता है। इसके अलावा रोसेट नाइटहुड में शामिल होने से पहले ये वर्ग्योर ग्लाइडर एकल खेल रहा था। लेडी कैसानोवा दस्तावेजों का ढेर मेज पर पटकते हुए सीधे अंदर आ गई। यदि ऐसा है तो वह ये सभी चमत्कार स्वयं ही उत्पन्न कर रहा है। साउदर्न एजोरसवर्ड आश्चर्यचकित होते होते थक गया था। वह जानता था कि जियांफी के पास भारी मात्रा में ब्लू टियर उपकरण थे, लेकिन ढूंढने के लिए बहुत कुछ था। इसलिए उसे उन्हें उतारने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ी। ये पूरी तरह से प्रशंसनीय है। मेरी टीम ने अपना दिमाग लगाने के बाद उनकी सबसे अच्छी परिकल्पना यह है कि उसे एक गुप्त खोज, गुप्त वस्तु, गुप्त एनपीसी, गुप्त कौशल, गुप्त कुछ भी का सामना करना पड़ा होगा। मुद्दा यह है कि उसे कुछ ऐसा मिला होगा जो क्राफ्टिंग कक्षाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता है। एक एकल खिलाड़ी के लिए क्राफ्टिंग क्लास चुनने का इससे बेहतर कोई कारण नहीं है, लेडी कैसानोवा ने कहा। इन बड़े संघों के सलाहकार वास्तव में कोई सामान्य प्राणी नहीं थे। वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जो जियांफी ने रोसेट रोज को बताया था। जियांफी की धोखा देने वाली अंगूठी को नजरअंदाज करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर भी यह कुछ ठोस जासूसी का काम था। वह हमारा है। जब लेडी कैसानोवा की बात समाप्त हुई तो अन्य 3 गिल्डमास्टर एक साथ बोले। जाहिर है वे सभी अपने लिए ही चलता फिरता खजाना चाहते थे। रोसेट नाइटहुड और उनकी संपत्ति नरक में जाए। केवल बड़े 4 ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। यदि उनका इरादा किसी का शिकार करने का था तो रोसेट नाइटहुड जैसे छोटे कबीले को रोनना ही था। अरे बस बहुत हो गया तुम लोग। लेडी कैसानोवा ने अपनी आंखें घुमाई। अपने मन में वह बोली, तुम लोग उसका अवैध शिकार करने का इरादा रखते हो। क्या तुम्हें लगता है कि प्रत्यक्ष सूचना मिलने पर मैंने पहले ही कार्रवाई नहीं की है? डॉनलाइट सिटी का शक्ति संतुलन अब नाजुक स्थिति में था। मेजेटिव्स के पास बहुमत का एकाधिकार था। एक ही सांस में किसी और का उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अन्य 3 बड़े संघों को एक साथ लाया गया तो मेजेटिव्स खुद को सबसे निचले पायदान पर पा सकता है। अब जियांफी का अस्तित्व संभवतः तराजू पर लटक सकता है। यदि लेडी कैसानोवा ने जियांफी का अवैध शिकार किया तो इसका मतलब अन्य 3 संघों के लिए वास्तविक परेशानी होगी। वे निश्चित रूप से मेजेटिव्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए एकजुट होंगे। यदि उन्होंने जियांफी को मेजेटिव्स की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए सांस लेने की जगह दी तो वे अपने एकाधिकार को मजबूत कर लेंगे। इसलिए अंत में मेजेटिव्स की सलाहकार टीम एक ठोस योजना लेकर आई थी। क्या जियांफी, चेर इस छोटे रोसेट नाइटहुड के भीतर बने हुए हैं? लड़कियों का ये छोटा समूह किसी भी संघ के लिए खतरा नहीं था। इसके अलावा उनके पास जनशक्ति की भारी कमी थी। जियांफी के उपकरण को संपूर्ण डॉनलाइट सिटी के विरुद्ध खड़ा होना होगा। या तो वह या उसे ये सब उन्हें बेचना होगा। इस तरह जब तक उन चारों ने उसके उपकरणों तक समान पहुंच बनाए रखी, शहर शांति से विकसित हो सकता था। लेडी कैसानोवा द्वारा अपनी योजनाओं की घोषणा करने के बाद साउदर्न एजोरसवर्ड और बाकी लोगों ने एक स्वर में सिर हिलाया था। जियांफी के मूल्यों ने उनके दृष्टिकोण को धूमिल कर दिया था। वे केवल उसकी भर्ती के बारे में ही सोच सकते थे। जब लेडी कैसानोवा का स्तरीय विश्लेषण उन तक पहुंचा तो उन्होंने उसकी योजना के लाभ देखे। यदि किसी एक गिल्ड ने जियांफी को जीत लिया तो वो गिल्ड तुरंत डॉनलाइट सिटी का आम दुश्मन बन जाएगा। खेल के शुरुआती चरणों में सभी को बढ़ने के लिए जगह की आवश्यकता थी। खेल की शुरुआत में शहर व्यापी गिल्ड बैटल रॉयल के विनाशकारी परिणाम होंगे। जियांफी को तटस्थ रखना हर किसी के हित में था, चाहे वे इसे जानते हो या अन्यथा।
अध्याय 44 किसी को कार दुर्घटना से बचाना। अंत में 4 बड़े संघ एक साथ जियानफी की ओर बढ़े। उनका उससे कुछ उपकरण खरीदने का इरादा था। अभी तक मेरे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है, कल रात वापस आए और आप जो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सोने के सिक्कों के रूप में भुगतान नहीं लेता, मैं केवल सामग्री मांगता हूँ। जियानफी ने कहा, कोई बात नहीं। चारों गिल्ड मास्टरों ने कोई प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि वे सभी जियानफी की पृष्ठभूमि से अच्छी तरह परिचित थे। यदि उन्होंने जियानफी को पैसे दिए और उसके बाद उसे सामग्री खरीदने दी तो इससे किसी और को लाभ होने वाला था। इसके अलावा उनके पास ज्यादा नकदी भी नहीं थी। सामग्री के लिए जियानफी का अनुरोध उनके अनुकूल था। आखिरकार उनके पास सामग्रियों का पूरा भंडार था और उन्हें तेजी से उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। उन बेकार लोहारों को उनके संघों में बर्बाद करने देने के बजाय सर्वसम्मति से तटस्थ लोहार जियानफी को खनिज प्रदान करना कहीं अधिक सार्थक था। ठीक है, अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे आशा है कि आप मुझे पहले सामग्री देंगे। उन्नत भुगतान, यदि आप ऐसा करेंगे, जियानफी ने लापरवाही से जोड़ा। आखिरकार वह बिना सामग्री के लोहा बनाना शुरू करने में असमर्थ था। कोई बात नहीं। चारों गिल्ड मास्टरों के उत्तर हमेशा की तरह सरल और सीधे थे। उनके दृष्टिकोण से जियानफी संभवतः कुछ प्रारंभिक चरण की सामग्रियों को धोखा देने के लिए दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को कभी नहीं छोड़ेंगे। जियानफी ने 4 बड़े संघों को बेहद अनुचित कीमतों की पेशकश की थी। औसतन प्रत्येक ग्रीन ग्रेड रेड ब्रेसलेट के लिए रेड ब्रेसलेट के लगभग 5 सामग्री सेट थे। दूसरी ओर प्रत्येक ब्लू ग्रेड के लिए सामग्री के 15 सेट की आवश्यकता थी। प्रत्येक ब्लू ग्रेड शोल्डर आर्मर के लिए समान मात्रा में सामग्री सेट। फिर भी जियानफी पहले से ही 4 गिल्ड मास्टरों की नजर में ईमानदारी और विश्वसनीयता का एक मॉडल था। आखिरकार वे नहीं जानते थे कि जियानफी की सफलता दर लगभग 50% थी। आरोही उपकरण बनाने की उनकी संभावना भी लगभग 10% थी। कुछ गिल्ड मास्टर अपने गिल्ड के शिल्पकारों की सफलता दर के अनुसार गणना कर रहे थे। उनके एल्गोरिदम के अनुसार न केवल जियानफी ने कोई पैसा नहीं कमाया बल्कि उसे कर्ज में डूबना पड़ा। 4 बड़े संघों द्वारा भेजी गई सभी सामग्रियों को लेने और उन्हें बैंक में डालने के बाद जियानफी पीछे झुके और कुछ गणनाएं की। कुल मिलाकर उन्होंने ब्रेसलेट्स के लिए लगभग 1000 सामग्री सेट और शोल्डर आर्मर्स के लिए 500 सामग्री सेट प्राप्त किए थे। इन सामग्रियों से वह कम से कम 500 ब्रेसलेट और 200 शोल्डर कवच का उत्पादन कर सकता था, लेकिन उसे केवल कुछ बड़े संघों को नीले और हरे ग्रेड के मिश्रित लगभग 100 से 200 ब्रेसलेट और दर्जनों नीले ग्रेड के शोल्डर कवच देने थे। स्वर्ग ने उसके लिए एक विशाल हड्डी फेंकी थी। सब बंद होने वाले थे। जियानफी अपने कमीशन के माध्यम से जल्दबाजी शुरू करने से बेहतर जानता था। वह सबक के ऑफलाइन होने का इंतजार करते हुए डॉनलाइट सिटी के भीतर लक्ष्यहीन रूप से भटकने लगा। सुबह 6 बजे तक जियानफी अपने आप नींद से उठ गई। जियानफी की मां हमेशा की तरह रसोई में नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। यह एक नए दिन की सुबह थी। चीन के उत्तर में सर्दी विचित्र थी। न केवल आसमान जल्दी घूमना शुरू कर दिया बल्कि ऊपर उठने में भी धीमी थी। जब हाई स्कूल के गरीब छात्र स्कूल गए तभी आसमान में अंधेरा था। सड़क पर लगभग कोई पैदल यात्री नहीं था। वरूम जैसे ही जियानफी ने अपने पैर जमीन पर घसीटे, इंजन की तेज गड़गड़ाहट ने उसके कानों पर हमला कर दिया। विज, एक स्पोर्ट्स कार बिजली की गति से जियानफी के पास से गुजरी। हालांकि उनके बीच 6 लेन की दूरी थी, लेकिन जियानफी के गालों पर ठंडक का असर कम नहीं था। पवित्र बकवास, आत्मघाती पागल, मैं इस अंधेरे में मुश्किल से ही गंदगी देख सकता हूँ। जियानफी ने शपथ ली। हालांकि जियानफी स्वयं एक अच्छे परिवार से आते थे, लेकिन वह इन दूसरी पीढ़ी के टाइकून की तरह नहीं थे जो आधी रात में ड्रैग रेस करते थे। ये लोग लगभग हर रात वहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन उसने सुबह होने के बाद उन्हें वहाँ जाते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। वरूम, जैसे ही जियानफी फिर से चुप हो गया, एक दूसरी कार तेजी से उसके पास से गुजरी। सर्दियों की हवा की एक और दीवार ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। इस बार उसके कान के पर्दे सकारात्मक रूप से बज रहे थे। बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ और पहले से ही जल जाओ, क्या तुम? जियानफी इसकी टेल लाइट्स को देखकर चिल्लाए। टकराना। कुछ ही देर में बहुत दूर से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। ओह बकवास, क्या मैं पागल हो गया हूँ? जियानफी ने कुछ कदम जॉगन किया और पाया कि आगे वास्तव में एक कार दुर्घटना हुई थी। एक लैम्बोर्गिनी कंक्रीट की रेलिंग से टकरा गई थी। एक नजर ने उन्हें बता दिया कि यह पूरी तरह से नुकसान था। ईंधन टैंक फट गया था और आग तेजी से फैल रही थी। मलबे के पास पहुंचना असंभव था। मेरी मदद करो। जैसे ही जियानफी ने घूमना शुरू किया और खतरे से कुछ दूरी हासिल की, उसने देखा कि ड्राइवर बच गया था, भले ही वह मुश्किल से ही सही। इसके बजाय उसे कार से बाहर फेंक दिया गया था। वह जलते हुए वाहन से कुछ ही दूरी पर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। आह, क्या बकवास है। जियानफी अपनी बढ़ी हुई गति से गिरे हुए आदमी के पास दौड़ा और उसे कार से जितना दूर खींच सकता था खींच लिया। टकराना। ठीक उसी समय लैम्बोर्गिनी में विस्फोट हो गया। हवा के गर्म झोंके ने दोनों को उड़ा दिया। सौभाग्य से उनके पास मोटे सर्दियों के कपड़े थे, इससे कम, और वे पहले से ही गंभीर रूप से जल रहे होंगे। पफ, वह युवा लड़का शुरू से ही बहुत कमजोर था। विस्फोट से रत्ती भर भी मदद नहीं मिली। उसने मुंह से खून उगल दिया। अरे, क्या तुम ठीक हो? जियानफी ने उस लड़के के चेहरे पर थपथपाया। मदद करो, मुझे अधिक खून उगल दिया गया। वाह, वहीं रुको, मैं तुरंत एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। जियानफी ने उस व्यक्ति को जमीन पर लिटा दिया। उसने अपना फोन निकाला और डायल करने लगा। मेरे साथ रहो, ठीक है। ये युवक जियानफी के लिए बिल्कुल अजनबी था। इसके अलावा उन्होंने इस लड़के को कार दुर्घटना में मरने का श्राप भी दिया था, लेकिन उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। कोई भी किसी दूसरे का इतनी बेरहमी से बुरा नहीं चाहेगा। पफ, खून का एक और कौर। ये बुरा था। आखिर एम्बुलेंस कहाँ है? जियानफी ने उत्सुकता से अपनी जांघें रगड़ना शुरू कर दिया। अचानक जियानफी को एक झटका महसूस हुआ। जियानफी ने पहले गेम से हेल्थ पॉइंट पोषण की एक छोटी बोतल निकाली थी। वह औषधि अभी भी उसकी जेब में थी। ये छोटी सुगंधित आकार की बोतल अगोचर लग रही थी, लेकिन जियानफी अचानक पहले से कहीं अधिक आशावान थी। इसे पी लो। जियानफी ने युवक के मुंह में डालने से पहले युवक का सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ओह, सुगंध से भरपूर औषधि का एक और उस व्यक्ति के मुंह में डाला गया। वह सचमुच मौत से एक कदम दूर था। अचानक उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। यदि वह अभी एक्सरे मशीन में होता तो कोई उसकी टूटी हुई पसली को चमत्कारिक ढंग से अपनी मूल स्थिति में वापस आते हुए देखता। यहाँ तक कि दरार की रेखाएं भी गायब हो रही थी और उसकी मांसपेशियां और टेंडन अपने आप ठीक हो रहे थे। ऊहे। कुछ सांसों के बाद वह आदमी जियानफी से बात करने में लगभग सक्षम हो गया। उसी समय एक एम्बुलेंस रुकी। ऊपर बढ़ो, उस आदमी की मदद करो। डॉक्टरों की एक टीम एक स्ट्रेचर नीचे ले आई और जल्दी से काम पर लग गई। अरे मत जाओ, तुम ही हो जिसने एम्बुलेंस को फोन किया था, है ना? तुम्हें हमारे साथ आना होगा। जियानफी ने छोड़ने का इरादा किया था, ये देखते हुए कि उसने अपनी शक्ति में सब कुछ किया था। आखिरकार उसके पास अभी भी स्कूल था, लेकिन एक डॉक्टर ने उसका कंधा पकड़ लिया था। ठीक है। जियानफी ने तुरंत इसका पता लगा लिया। आखिरकार वो एकमात्र गवाह था। बाद में उनके पास उसके लिए प्रश्न हो सकते हैं और इससे युवक के इलाज में मदद मिल सकती है। कक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन दूसरे की भलाई अमूल्य थी। वह बिना कुछ कहे एम्बुलेंस पर चढ़ गया। अध्याय 45। उसने वास्तव में एक बड़ा शॉट बचाया। अस्पताल के रास्ते में जियानफी ने झाओ फैंग को फोन किया। उन्होंने स्थिति को संक्षेप में समझाया और झाओ फैंग से उसे बुलाने के लिए कहा।
आखिरकार उसके स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्ट्रेचर के बाद जॉगिंग करने से पहले उसे कुछ त्वरित प्रश्न पूछे, जिसे अभी अभी लाया गया था। लड़का उस पर शांत लेटा हुआ था। अचानक हलचल कम हो गई और जियानफी को अस्पताल के शांत गलियारे में अकेले अपने पास बैठने के लिए छोड़ दिया गया। अरे, क्या आपके पास 1 मिनट है? यह एक चिकित्सक था जिसने उसे दुर्घटना स्थल पर वापस रोक दिया था। मुझे जियानफी ने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह वही है जिसे वह चाहती थी। उन्होंने कहा, बेशक मैं आपको फोन कर रही हूँ। पुलिस यहाँ है, वे आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, जियानफी ने सिर हिलाया। उन्होंने डॉक्टर का पीछा किया और अपना बयान दर्ज करवाया। अब सचमुच उसके पास यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, आप स्कूल वापस जा सकते हैं। हम आपके साहसी आचरण के बारे में आपसे बात करना सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर यातायात पुलिस काफी मिलनसार थी। इंतजार। जैसे ही जियानफी जाने के लिए मुड़ा, एक नर्स ने उसे बुलाया। क्या कुछ और है? जियानफी ने खुद के बारे में अनिश्चित होते हुए पूछा। रोगी आपसे बात करना चाहेगा, नर्स ने कहा। ठीक है, जियानफी ने सिर हिलाया। क्यों नहीं, वह उस लड़के का जीवन रक्षक था, उसके पिता का हत्यारा नहीं। उसे डरने की कोई बात नहीं थी। जियानफी नर्स के पीछे पीछे वार्ड तक गई। उसने 2 डॉक्टरों को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। मैं अभी भी इस पर अपना सिर नहीं लपेट सकता। उस छात्र के बयान और पुलिस ने कार दुर्घटना के बारे में जो कहा, उसके अनुसार कुछ भी नहीं जुड़ा गया है। उस आदमी को मुर्दाघर में होना चाहिए, न कि ऑपरेटिंग थिएटर में। वह वहां से कैसे चला गया, लेकिन हल्की चोट और कुछ आंतरिक अंगों के विस्थापन के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। हम्फ, दूसरी पीढ़ी के टाइकून का ये समूह जीवन का मूल्य नहीं जानता है। वह इस बार बहुत हल्के ढंग से बच गया। वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि बहुत देर न हो जाए। डॉट डॉट तुम मुझसे मिलना चाहते थे। जियानफी ने विशेष वार्ड में प्रवेश किया। क्या आप हमें एक क्षण का समय दे सकते हैं? मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, युवक ने नर्स से कहा। ठीक है, अगर कुछ है तो वो बटन आपके ठीक बगल में है। नर्स ने बजर की ओर इशारा किया और चली गई। धन्यवाद भाई, अगर तुम न होते तो मैं मर गया होता। युवक उठ बैठा और चेहरे पर मुस्कान के साथ जियानफी से बात की। हाँ, ठीक है, आप निश्चित रूप से एक मृत व्यक्ति की तरह लग रहे थे। जियानफी ने राहत की सांस ली। यह आदमी इंसान कम और भूख ज्यादा लग रहा था। उसकी कई पसलियां टूटी हुई थी और एक के बाद एक मुंह से खून उगर रहा था। वह मृत्यु से कुछ ही क्षण दूर था। हाँ, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्या पिलाया, लेकिन मुझे पता है कि इससे मेरी जान बच गई। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कोई भी शब्द आपकी महान दयालुता के प्रति मेरा आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मैं हान तियान्यू हूँ, अब से आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। किशोर ने बहुत गंभीरता से कहा। औषधि ने उसकी हालत को स्थिर कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता थी। हान तियान्यू, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? जियानफी ने मन ही मन बुदबुदाया। हान तियान्यू मुस्कुराया। हाँ, मैं शायद कुछ बार टेलीविजन पर दिखा हूँ। मेरा परिवार द मंदा ग्रुप चलाता है। होलिश्ती ऑक्टोपस ग्रुप। जियानफी की आवाज अनजाने में उठी। मंदा ग्रुप कोई साधारण कंपनी नहीं थी। इसे ऑक्टोपस समूह कहा जाता था क्योंकि वे मानव जाति के लिए ज्ञात उद्योग में शामिल थे। हथियारों के व्यापार से लेकर दैनिक आवश्यकताओं तक, विमानवाहक पोत से लेकर धागे और सुइयों के टुकड़ों तक, मंदा समूह ने लगभग हर चीज में भाग लिया। इसके मुंह में ये हान तियान्यू था, मंदा समूह के मालिक का इकलौता बेटा। उन्हें संपूर्ण व्यापारिक साम्राज्य का युवराज कहा जा सकता है। जियानफी ने केवल टेलीविजन पर उनकी एक झलक देखी थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस राजकुमार की जान बच जाएगी। टकराना। ठीक उसी समय वार्ड के दरवाजों पर लगे ताले लगभग टूट गए थे। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर भागा। उसके पीछे 8 बड़े छोटे आदमी आए। वे शीघ्र ही एक तंग संगठित संरचना में फैल गए। कुछ लोगों ने प्रवेश द्वार पर पहरा दे दिया। कुछ लोग खिड़कियों के पास बैठकर निगरानी करने लगे। उनमें से 2 जियानफी और हान तियान्यू के बीच इतनी तेजी से और आसानी से आ गए कि यह बताना मुश्किल था कि यह संयोग से हुआ था या जानबूझकर। मैं अभी मरा नहीं हूँ। हान तियान्यू ने थिएटर के प्रवेश द्वार पर अपनी आंखें घुमाई। मेरे महान युवा स्वामी, क्या आप मुझे इतना डराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बूढ़े स्वामी से क्या कहना चाहिए? ये देखने के बाद कि हान तियान्यू ठीक है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सांसें थमने लगी, जैसे उसने अभी अभी किसी लंबी मैराथन में भाग लिया हो। ये ठीक है अंकल दा, मैं ठीक हूँ। जाओ व्यवस्था करो, वे मुझे जल्दी छुट्टी दे देंगे। हान तियान्यू ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर अपना हाथ लहराते हुए कहा। क्या तुम सचमुच ठीक हो? मैंने ट्रैफिक पुलिस को ये कहते हुए सुना कि कार दुर्घटना स्थल एक बम विस्फोट जैसा लग रहा था। अंकल दा आश्वस्त नहीं लग रहे थे। खैर, शुक्र है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, इसलिए बड़ी दुर्घटना से पहले कार ने मुझे विंडशील्ड से टकरा दिया। मुझे केवल हल्की चोट लगी। किसी कारण से हान तियान्यू ने जियानफी और उसके हेल्थ पॉइंट पोषण को कहानी से बाहर कर दिया था। उन्होंने मूलतः इसे भाग्य पर निर्भर कर दिया था। मास्टर, मैं डॉक्टर के साथ मामला सुलझा लूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको कुछ ही समय में घर वापस ले आएंगे। अंकल दा ने कहा। ठीक है, और इन लोगों को भी बाहर भेज दो। मैं इस लड़के के साथ निजी बातचीत के बीच में था। हान तियान्यू ने कहा। ओह ठीक है। युवा मास्टर को एक अजनबी के साथ अकेला छोड़ने का विचार अंकल दा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह एक नियमित हाई स्कूल छात्र हो सकते हैं, इसमें संदेह का लाभ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चले जाने के बाद जियानफी ने हान तियान्यू की ओर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगा कि आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि आप उस तरह का जीवन पुनर्स्थापना अमृत पैक कर रहे थे। हर किसी के अपने रहस्य हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन मैं आप पर आपत्ति भी नहीं जताऊंगा, हान तियान्यू ने कहा। जियानफी ने हान तियान्यू को बड़ी शाबाशी दी। उन दोनों ने आज की घटना के बारे में एक तरह की मौन सहमति हासिल कर ली थी। ये स्मार्ट लोगों के बीच एक मौन समझ थी। मैंने सारा दिन तुम्हें अपना भाई कहकर बुलाया, फिर भी तुमने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? हान तियान्यू मुस्कुराया। वाह, एक पल के लिए अपनी बात सुनो। कौन बंदा समूह के राजकुमार को नीचे नजर से देखने की हिम्मत करेगा? मैं जियानफी हूँ। जियानफी ने पलकें झपकाई। राजकुमार, बकवास को दूर करो। अब से हम भाई हैं। तुम मुझसे थोड़े छोटे लगते हो। यदि चाहो तो मुझे ब्रदर यू कहो, यदि नहीं तो बस मुझे नाम से बुलाओ। हान तियान्यू ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, भाई यू यह है। जियानफी को हान तियान्यू को भाई कहने में कोई परेशानी नहीं थी। हान तियान्यू पहले से ही विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष का छात्र था। वह शायद उनसे 4-5 साल बड़ा था। हान तियान्यू को भाई कहना बिल्कुल ठीक था। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं रखूंगा। अंकल दा और बाकी लोग हमें लंबे समय तक शांति से नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे ढूंढो। जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो तुम्हें बाहर घूमने के लिए बुलाऊंगा। हान तियान्यू ने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ जियानफी को अपना संपर्क कार्ड सौंपा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगली बार सावधानी से गाड़ी चलाना। अगर अगली बार भी यही स्थिति हुई तो मैं तुम्हें बचाने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा। जियानफी ने अस्पताल छोड़ दिया। उसने इस हुआ तियान्यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। कुछ भी हो, यह महज एक आकस्मिक मुलाकात थी, ज्यादा कुछ नहीं। चिंता मत करो, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही जियानफी चला गया, हान तियान्यू की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका आकर्षक मुखौटा तुरंत एक अंधेरे भयानक दृश्य में बदल गया। चूंकि आपने पहले खेल के नियमों को तोड़ने की पहल की है, इसलिए आगे जो होता है उसके लिए मुझे दोष न दे।
हान दियानु की ठंडी आवाज खाली वार्ड में गूंज उठी। अध्याय 46 कक्षा उन्नति खोज। जियांफी स्कूल लौट आए। हालांकि उनकी कुछ कक्षाएं छूट गई थी, लेकिन यह जरूरत के समय में उनके साहसी आचरण के कारण था। अतः वह न केवल बेदाग बच निकले, बल्कि उनकी प्रशंसा भी हुई। दोपहर में ये कक्षा 9 के लिए एक और बास्केटबॉल मैच था। जियांफी एक बार फिर हरकत में आ गई। चूंकि विशिष्ट खेल वर्ग के वे छात्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए अन्य वर्ग भी उसे रोक नहीं सके। यह एक और आसान जीत थी। दोपहर की कक्षाएं समाप्त होने के बाद जियांफी घर लौट आए। चूंकि उसे व्यक्तिगत रूप से हान दियानु को बचाने के मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी नहीं। जब रात के 10 बजे थे, जियांफी ने बिल्कुल सटीक तरीके से लॉग इन किया। जब जियांफी ऑनलाइन हुआ तो वह सीधे बैंक पहुंचा। सामग्री पुनः प्राप्त करने के बाद उसने अपनी लोहागिरी शुरू कर दी। रेडर का ब्रेस्टप्लेट ग्रीन टियर उपकरण था। उन्हें पीटने में थोड़ा अधिक समय लगा। जब जियांफी ने सामग्रियों के सभी 1000 सेट खत्म कर दिए तो 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। इस सब के अंत तक जियांफी ने वास्तव में 450 रेडर ब्रेस्टप्लेट का उत्पादन किया था। 450 में से 50 ब्लू ग्रेड के थे, बाकी सभी ग्रीन ग्रेड के थे। स्वाभाविक रूप से सफलता दर भी थोड़ी कम थी। जैसे जैसे उपकरण की गुणवत्ता बढ़ेगी, इसकी सफलता दर कम हो जाएगी। फिर भी 50% के करीब सफलता दर अन्य शिल्पकला वर्गों की तुलना में कहीं अधिक थी। जब व्हाइट टियर उपकरण की बात आई तो अन्य खिलाड़ियों की सफलता दर लगभग 20% थी। ग्रीन टियर उपकरण का तो जिक्र ही नहीं किया गया। जियांफी ने 50 ब्लू ग्रेड में से सर्वश्रेष्ठ 20 को चुना था। ये 20 सभी आरोही ब्लू ग्रेड थे, जिनमें अतिरिक्त विशेषता की 3 पंक्तियां थीं। जियांफी ने इसे अपने और नाइटहुड की लड़कियों के लिए रखा था। शेष 30 में से केवल 2 आरोही ब्लूज थे, बाकी सभी अतिरिक्त विशेषता की 2 पंक्तियों के साथ औसत ब्लू ग्रेड थे। ये इतने आदर्श नमूने 4 बड़े संघों के लिए नहीं थे। जहां तक ग्रीन टियर उपकरणों की बात है, जियांफी ने उनमें से 200 को 4 बड़े संघों को देने का फैसला किया। यदि वे शेष 200 चाहते हैं तो क्षमा करें, उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आखिरकार महान जियांफी कोई धर्मार्थ संस्था नहीं चला रहे थे। 4 बड़े गिल्डमास्टरों को ये सूचित करने के बाद कि उनके उपकरण तैयार हैं, जियांफी ने उग्र भालू दहाड़ के लिए सामग्री निकाली और लोहा बनाना जारी रखा। डिंग, इस बार तुम असफल हो गए। डिंग, आपने सफलतापूर्वक उग्र भालू दहाड़ ऑफ स्ट्रेंथ का उत्पादन किया है। स्मिथिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स जोड़ 5। डिंग, इस बार आपकी चालाकी विफल हो गई। डिंग, इस बार आपकी चालाकी विफल हो गई। ब्लू टियर रेसिपी की मांग और भी अधिक थी। यहाँ तक कि जियांफी के लिए भी, जिसकी किस्मत अतिरिक्त उच्च थी, उसकी सफलता दर केवल 30% के आसपास थी। आइए आरोही उत्पादन की संभावना का उल्लेख न करें। जियांफी ने 7 ब्लू ग्रेड फ्यूरियस बियर रोल्स का उत्पादन किया था, फिर भी उन्होंने अभी तक एक भी वायलेट स्तरीय उपकरण नहीं देखा था। डिंग, आपने विनाश की उग्र भालू दहाड़ का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। स्मिथिंग अनुभवंत जोड़ 5। डिंग, आपने सफलतापूर्वक पहला एपिक स्तरीय उपकरण तैयार कर लिया है। फेम जोड़ 2000। डिंग, चूंकि आप एपिक स्तरीय उपकरण बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए अपने उत्पाद को डॉनलाइट सिटी में XXX पर लाएं। निम्नलिखित ब्लैकस्मिथ मास्टर आपसे बात करना चाहता है। पवित्रति, बार-बार अधिसूचना की आवाज ने जियांफी को उसके क्षेत्र से बाहर कर दिया। उन्होंने वायलेट स्तरीय उपकरण के उत्पादन के लिए पुरस्कार के रूप में प्रसिद्धि अर्जित करने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से एक छिपी हुई खोज शुरू कर दी थी। विनाश का उग्र भालू दहाड़ चेन्नई शोल्डर महाकाव्य। शारीरिक सुरक्षा जोड़ 6-5। जादुई रक्षा जोड़ 3-5। ताकत जोड़ 8। जीवन शक्ति जोड़ 1-0। सुसज्जित आपको एक कौशल प्रदान करता है। विनाशकारी हमला, दुश्मन के लक्ष्य पर तुरंत हमला करता है, जिससे 300 की क्षति होती है। साथ ही दुश्मन के लक्ष्य की कवच रक्षा का 20% कम कर देता है और उत्कृष्ट एग्रो खींचता है। कूलडाउन अवधि 1 मिनट। यह उपकरण एसेंडेड वायलेट ग्रेड का नहीं था। इसमें अतिरिक्त विशेषता की केवल 3 पंक्तियां थीं। फिर भी यह एसेंडेड ब्लू उपकरण के मानक से कहीं आगे निकल गया था। जियांफी का मूल रूप से लोहागिरी जारी रखने का इरादा था। जहां तक छिपी हुई खोज का सवाल है, वह हमेशा प्रतीक्षा कर सकती है। कम से कम उसने यही सोचा था, जब तक कि उसने खोज बार पर करीब से नजर नहीं डाली। यह उन बदबूदार समय सीमा से बंदी खोजों में से एक थी। खोज का नाम द निम्नलिखित ब्लैकस्मिथ मास्टर की कॉल। खोज लक्ष्य 30 मिनट के भीतर XXX पर पहुंचे। नमहीन लोहार मास्टर आपसे बात करना चाहता है। खोज पुरस्कार अज्ञात। जियांफी ने ताजा निर्मित एपिक शोल्डर आर्मर को अपने बैग में डाला और बताए गए स्थान की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जब जियांफी बताए गए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह स्थान एक जाली थी, लेकिन ये झुकी बस्ती में स्थित एक साधारण और कच्चा था। बच्चे, तुम साहसी हो जिसने अभी अभी एक महाकाव्य का निर्माण किया है। एक मेले कुचले आदमी से पूछा, जो जमीन पर उकड़ू बैठा था। उसकी कोहनी निहाई पर टिकी हुई थी। उसके दूसरे हाथ ने उसके पैरों को खरोंच दिया, जबकि जियांफी ने एक आंख तिरछी कर ली। जियांफी का इरादा उस आदमी को थोड़ी देर तक देखने का था। हालांकि अंगूठी वास्तव में एक बार के लिए उसे विफल कर रही थी। इसने न केवल उस व्यक्ति की जानकारी प्रकट नहीं की, बल्कि उसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया। किसी को पता होना चाहिए कि एनपीसी का नाम उनके सिर के ऊपर मंडराता रहेगा। यह आदमी एक विसंगति थी। आप नमहीन लोहार मास्टर हैं। जियांफी ने बात की। आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। यदि आपने वह विशेष कृति बनाया है तो आपको कुछ हद तक स्मार्ट होना चाहिए। आप ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों पूछेंगे? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम निम्नलिखित रखा गया है? किसका परिवार संस्कृति से इतना रहित होगा? मेरा नाम निम्नलिखित ब्लैकस्मिथ मास्टर नहीं है। वे मुझे ऐसा कहते हैं क्योंकि वे बेवकूफ मेरा नाम नहीं जानते हैं। वह आदमी अपने पैर खुजाने लगा। हो, जियांफी ने खोखली हंसी उड़ाई। क्या बकवास है। एनपीसी तो दूर, खिलाड़ी भी आपका नाम नहीं देख पाते। अगर वे आपको निम्नलिखित नहीं कहते हैं तो हम आपका नाम खाली कैसे रखेंगे? जियांफी ने मन ही मन सोचा, बस बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे हथौड़े से झूलने वाले हाथ को देखने के लिए बुलाया है। यदि तुम एक दिन के भीतर इस रेसिपी का उपयोग करके एक महान स्तरीय उपकरण बनाने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करूंगा। पैर खुजलाने वाले आदमी ने अपने खुजाते हाथ से जियांफी पर एक नुस्खा उछालते हुए खींचा। ओह, जियांफी ने रेसिपी को 2 उंगलियों से उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। डिंग ______ ने आपको एक खोज दी है। द ब्लैकस्मिथ मास्टर टेस्ट। क्वेस्ट का नाम द ब्लैकस्मिथ मास्टर टेस्ट। खोज सामग्री ______ के अनुरोध के अनुसार एक दिन के भीतर निर्दिष्ट उपकरण तैयार करें। खोज पुरस्कार _____ का प्रशिक्षु बन जाता है। हे भगवान, क्या बात है। सर्च प्रॉम्प्ट और सिस्टम घोषणा दोनों ने इस लड़के का नाम हटा दिया। वास्तव में ये लड़का कौन है? जियांफी उसके दिल में दहाड़ने लगा। ये खोज स्पष्टता वर्ग उन्नति की खोज थी। किसी को पता होना चाहिए कि शिल्पकला कक्षाओं में बहुत कम कार्रवाई होती है। जो लोग कभी भी शहरी क्षेत्र नहीं छोड़ते थे वे आमतौर पर क्लास एडवांसमेंट हॉल में अपनी कक्षा उन्नति के लिए जाते थे। किसी दुर्लभ वर्ग या यहाँ तक कि किसी छिपे हुए वर्ग के गुरु से उनकी मुलाकात की संभावना लगभग 0% थी। लेकिन अब जियांफी की आंखों के सामने ऐसा अवसर आ गया था। जैसे ही उसने हाथ में रखी रेसिपी पर अपनी नजरें दौड़ाई, उसके दिल के भीतर का आश्चर्य और भी मजबूत हो गया। पकाने की विधि, दिव्य लोहार की अभ्यास तलवार स्मिथिंग। पकाने की विधि, महाकाव्य।
आवश्यकता लोहार, दिव्य लोहार की अभ्यास तलवार, एक हाथ की तलवार, महाकाव्य। शारीरिक आक्रमण जोड़ 2-2-5। ताकत जोड़ 1-2। जीवन शक्ति जोड़ 1-0। सटीकता जोड़ 1-0। स्तर की आवश्यकता 20। ओह, मैं तो ये खोज कर रहा हूँ, अगर मैं असफल भी हो जाऊँ तो कम से कम मुझे एक एपिक ग्रेड हथियार रेसिपी मुफ्त में मिल जाएगी। एक बार फिर जियानफी उसके दिल में दहाड़ उठा। अध्याय 47 शीर्षक नंबर 1 लोहार। डिंग, उस झंकार ने जियानफी को वायलेट टियर रेसिपी सीखने का संकेत दिया। जब उसने आवश्यकताओं और संभावित परिणामों के बारे में पढ़ा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। विधि, दिव्य लोहार की अभ्यास तलवार, शेष प्रयास 10 बार। आवश्यक सामग्री, गोल्ड इनिगेट X35, सिल्वर इनिगेट X20, टिन इनिगेट X55, रूबी X2, मूनस्टोन X3। वे समरियां उचित थीं, हालांकि मूल्यवान, यह एक एपिक ग्रेड तलवार के लायक थी। उसे समस्याएं थीं। शेष प्रयास, डर्न ब्रेक के भीतर आपको शेष प्रयास सीमा से बाध्य नहीं होना चाहिए था, उत्कृष्ट ग्रेड आइटम बनाते समय भी नहीं। जब तक आपको रेसिपी प्राप्त हो जाती है आप उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन एपिक ग्रेड और उससे ऊपर के व्यंजनों के लिए फोजन प्रयास की एक सख्त सीमित संख्या थी। वर्ग उन्नति खोजों से इस तरह के अभ्यास व्यंजन पहले से ही 10 फोजन प्रयासों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त पदार्थ थे। यदि ये बॉस को हराने से हटाई गई महाकाव्य ग्रेड रेसिपी होती तो 3 से 5 प्रयास होते। यदि निम्न स्तरीय क्राफ्टिंग वर्ग के खिलाड़ी ने इसे सीखा होता तो ये डिफॉल्ट रूप से पूरी तरह से बर्बादी थी। इससे एक भी चीज नहीं निकलेगी। यही कारण है कि बड़े संघों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके घरेलू विशेषज्ञ यथाशीघ्र उच्च स्तर पर पहुंचे। दुर्भाग्य से जियानफी ने गेमिंग बोर्ड नहीं खरीदा था, उसके पास देखने के लिए कोई गेम गाइड बुक नहीं थी। वह खेल के बारे में बहुत कम जानता था, इस सीमा ने उसे थोड़ा डरा दिया था। यह एक एपिक ग्रेड रेसिपी थी, हालांकि जियानफी को पूरा विश्वास था कि वह सफलतापूर्वक एक निर्माण करने में सक्षम होगी। लेकिन अगर कक्षा उन्नति की खोज को पूरा करने के लिए 10 बार के भीतर एक आरोही प्राप्त करना, एक पौराणिक ग्रेड प्राप्त करना था, तो जियानफी अपने अतिरिक्त भाग्य के साथ भी अनिश्चित था। जियानफी ने शुरू में इस एपिक ग्रेड 1 हैंडेड तलवार से 4 मोटी भेड़ों का वध करने का इरादा किया था। अब जब ये सीमा उसके चेहरे पर प्रहार कर रही थी तो वो केवल अपने लिए लाभ रख सकता था। 350 गोल्ड इनिगोट, 200 सिल्वर इनिगोट, 550 टिन इनिगोट, 20 रूबीज और 30 मूनस्टोन के बदले में 200 ग्रीन ग्रेड राइडर ब्रेस्टप्लेट। इसके बाद जियानफी ने ये संदेश 4 बड़े संघों को भेजा। हालांकि जियानफी का इरादा 4 बड़े संघों को एपिक ग्रेड तलवार देने का नहीं था, फिर भी उसे सामग्री की आवश्यकता थी। जियानफी ने हाल ही में 4 बड़े गिल्डों को 200 ग्रीन टियर राइडर ब्रेस्टप्लेट और 30 ब्लू टियर राइडर ब्रेस्टप्लेट भेजे थे। शेष 200 ग्रीन ग्रेड रेडर्स ब्रेस्टप्लेट्स के लिए सामग्री के आदान प्रदान की मांग करना बिल्कुल सही था। ठीक है, 4 बड़े गिल्ड मास्टरों के पास कोई प्रश्न नहीं था। आखिरकार जियानफी अपनी आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट थे। किसी भी तरह उनके उत्पादित सभी उपकरण कौशल से परिपूर्ण थे। इसके अलावा 4 बड़े संघों में बहुत सारे सदस्य थे, सामग्री की कोई भी मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी। कुछ ही समय बाद 4 बड़े संघों के सदस्यों ने सामग्री जियानफी के चरणों में रख दी। उन्होंने बदले में जियानफी के उपकरण ले लिए। आओ भगवान मेरी मदद करें, जियानफी ने अपने हाथ रख दिए। उन्होंने सावधानी से अपना पहला सेट निकाला और बाजी मारना शुरू कर दिया। डिंग, इस बार तुम असफल हो गए हो। डिंग, इस बार तुम असफल हो गए हो। डिंग, इस बार तुम असफल हो गए हो। लगातार 3 असफलताओं ने जियानफी को खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। इसमें उसके पास केवल 10 शॉट थे, इसका लगभग 1/3 हिस्सा अभी उड़ चुका था। उन्होंने एक महाकाव्य ग्रेड तलवार का भी निर्माण नहीं किया था। एक पौराणिक कथा की तो बात ही छोड़ दे। यदि यह एक दिवसीय सीमा नहीं होती तो जियानफी ने निश्चित रूप से पहले रिंग को संबल करने का एक तरीका सोचा होता। उसने अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रयास किया होगा, लेकिन समय अब बाधक कारक बन गया था। उस पल उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डिंग, आपने सफलतापूर्वक दिव्य लोहार की अभ्यास तलवार का निर्माण किया है। स्मृति अनुभव जोड़ 2-0। दिव्य लोहार की अभ्यास तलवार आक्रमण, एक हाथ की तलवार, महाकाव्य। शारीरिक आक्रमण जोड़ 2-2-5। ताकत जोड़ 1-2। जीवन शक्ति जोड़ 1-0। सटीकता जोड़ 1-0। सुसज्जित आपको एक कौशल प्रदान करता है, आक्रमण संवर्धन। प्रत्येक हिट के लिए आपको अतिरिक्त 10% क्षति होती है। स्तर की आवश्यकता 20। डिंग, इस बार तुम असफल हो गए हो। 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 उस एक हल्की सफलता ने जियानफी को कुछ आशा दी थी। अब वह इतना निश्चित नहीं था, वह अपने आखिरी मौके पर था। ओह, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जियानफी ने गहरी सांस ली। डूबना या तैरना, इसी एक क्रिया ने उसका भाग्य निर्धारित कर दिया। खैर, भले ही वो विफल हो जाए, कम से कम वह एक महाकाव्य ग्रेड हथियार के साथ चल रहा होगा। खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसे भूल जाओ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही मुझे कक्षा में उन्नति न मिले तो क्या हुआ, मेरी रहस्यमय धोखा देने वाली अंगूठी के साथ मैं पहले से ही एक छिपी हुई कक्षा जितना अच्छा हूँ। जियानफी ने अंततः अपना मन बना लिया। उसने अपना लोहार हथौड़ा बिना सोचे समझे घुमाया और काम शुरू कर दिया। इस बार जियानफी ने पहले की तरह धातु पर उतनी सावधानी से काम नहीं किया। उनके झूले निर्भीक और बेलगाम हो गए। बैंग निहाई पर हथौड़ा चला गया। चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ती हुई भेजी गईं। डिंग, आपने अरेस डिवाइन ब्लैकस्मिथ प्रैक्टिस स्वॉर्ड का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। स्मिथिंग एक्सपीरियंस जोड़ 2-0। ये हो चुका है। जैसे ही फूजिंग पूरी हुई, सुनहरी रोशनी का एक गोला हल्की स्पंदन के साथ खिल उठा। जियानफी ने विजयी होकर अपनी मुट्ठी उठाई। कौन जानता था एक स्वतंत्र आत्मा और खुले दिमाग की उसे आवश्यकता थी। डिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक पहला लेजेंडरी स्तरीय उपकरण तैयार किया है। प्रसिद्धि जोड़ 5000। डिंग, बधाई हो, आप लेजेंडरी स्तरीय उपकरण बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शीर्षक प्राप्त किया, नंबर 1 ब्लैकस्मिथ। नंबर 1 लोहार, आपके उपकरण उत्पादन की सफलता दर में 5% की वृद्धि हुई है। आरोही उपकरण दर में 5% की वृद्धि। बहुत बढ़िया। जियानफी को लगातार सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हुए। वह कान से कान तक मुस्कुराने लगा। अरेस डिवाइन ब्लैकस्मिथ की प्रैक्टिस तलवार, एक हाथ वाली तलवार, पौराणिक। शारीरिक आक्रमण जोड़ 2-7-5। ताकत जोड़ 1-8। जीवन शक्ति जोड़ 1-5। सटीकता जोड़ 1-5। सुसज्जित आपको एक कौशल प्रदान करता है, अरेस की शक्ति। तुरंत 50 स्ट्रेंथ पॉइंट का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके अधिकतम स्वास्थ्य अंक 500 तक बढ़ गए हैं और आप कौशल को अक्षम करने से प्रतिरक्षित हैं। 15 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 15 मिनट। स्तर की आवश्यकता 20। दिक्कत है, वास्तव में एक पौराणिक श्रेणी का हथियार। ऐसी क्षति, ऐसी स्थिति में वृद्धि और ऐसा कौशल, ये टूट गया है। जियानफी ने इस एक हाथ वाली तलवार को घूर कर देखा। उसकी आंखें ईर्ष्या और घृणा से भर गईं। वह एक लोहार था, वह केवल लोहार हथौड़ों से लेस कर सकता था। अन्य हथियारों का उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वह स्वयं इस पौराणिक स्तरीय उपकरण का उपयोग करने में असमर्थ था, कम से कम उसने निम्लेस ब्लैकस्मिथ की खोज पूरी कर ली थी। ओह, बिल्कुल भी बुरा नहीं है बच्चे। पैर खुजलाने वाला आदमी अभी भी जमीन पर निहाई के सहारे बैठा हुआ था, लेकिन वह अब अपने पैर नहीं खुजला रहा था। वह ड्रमस्टिक को कुतरते हुए शराब की एक बोतल पी रहा था, जिसे उसने अपने गंदे हाथ में पकड़ रखा था।
अरे, मैंने आपका अनुरोध पूरा कर दिया है। मैंने एक लेजेंडरी स्तरीय उपकरण तैयार कर लिया है। जियानफी ने पैर खुजलाने वाले व्यक्ति को सुनहरा हथियार सौंप दिया। अध्याय 48 छिपा हुआ वर्ग दिव्य लोहार। क्या बच्चा है, तुमने सचमुच ये किया? जब पैर खुजलाने वाले आदमी ने जियानफी के हाथ में सुनहरा हथियार देखा तो उसने शराब की बोतल और ड्रमस्टिक एक तरफ फेंक दी। ओह ठीक है, उस स्थिति में मैं तुम्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में ले लूंगा। पैर खुजलाने वाला आदमी मानो कोई जादू कर रहा हो। अचानक उसका रूप बदल गया। एक क्षण में वह एक गंदा बड़ा शराबी था। अब वह चमकदार सुनहरे हेलमेट और शारीरिक कवच पहने हुए था। यहाँ तक कि उसके चेहरे की गंदगी भी गायब हो गई थी। उसका नासमझ चेहरा अब दृढ़ और गंभीर हो गया था। जिंग, डिवाइन ब्लैकस्मिथ ओहू यजी ने आपको अपनी कक्षा को डिवाइन ब्लैकस्मिथ के प्रशिक्षु के रूप में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। क्या आप सहमत हैं? सहमत होना केवल मूर्खी इस समय नहीं चुनेंगे। जिंग, आपकी कक्षा बदल गई है। जिंग, दिव्य लोहार का धधकता हुआ हथौड़ा प्राप्त हुआ। पवित्र थी। जियानफी अवाक रह गई। आरोही वर्ग आयोजित करने का अवसर पर्याप्त होता। उसे इसकी बहुत कम उम्मीद थी कि वो वास्तव में इसमें सफल हो पाएगा। डिवाइन ब्लैकस्मिथ का ब्लेजिंग हैमर ब्लैकस्मिथ हैमर रंगीन उपकरण। सफलता दर जोड़ 15%। आरोही उपकरण उत्पादन दर जोड़ 5%। सुसज्जित, हर बार जब आपका चरित्र स्तर बढ़ता है तो आपको इक्विटी स्टेट पॉइंट प्राप्त होता है। सुसज्जित, जब आपको कोई घातक झटका मिलता है तो आप मृत्यु से इनकार कर देंगे। आपके स्वास्थ्य अंक तुरंत 50% तक वापस आ जाते हैं। कूल डाउन अवधि 30 मिनट। सुसज्जित, हर बार जब आपकी कक्षा एक स्तर बढ़ जाती है तो आपकी सफलता दर 1% बढ़ जाती है। सुसज्जित, हर बार जब आपकी कक्षा 3 स्तर तक बढ़ती है तो आपकी आरोही उपकरण उत्पादन दर 1% बढ़ जाती है। सुसज्जित, आपको एक कौशल प्रदान करता है ट्रिपल बैश। ब्लेजिंग हैमर हथियार से लगातार 3 बार करता है। यदि स्मिथिंग में कौशल का उपयोग किया जाता है तो आरोही उपकरण बनाने की संभावना 5% बढ़ जाती है। यदि हमले के लिए कौशल का उपयोग किया जाता है तो क्षति के रूप में अधिकतम स्वास्थ्य बिंदु के 5% के बराबर क्षति होती है, जो लक्ष्य से 3 गुना अधिक होती है। जियानफी ने स्तब्ध होकर अपने बैग में रखे उस छोटे सुनहरे हथौड़े को देखा। ये वास्तव में एक रंगीन उपकरण था जिसमें विकास की क्षमता थी। ये बिल्कुल दिव्य था। आरोही उपकरण तैयार करने और उत्पादन करने दोनों के लिए अत्यधिक उच्च सफलता दर का उल्लेख नहीं किया गया है। शक्तिशाली अतिरिक्त विशेषता की 5 पंक्तियां थीं। वे सभी चरित्र के साथ साथ विकसित भी हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छिपी हुई कक्षाएं उसी शैली की अन्य कक्षाओं को कुचल सकती हैं। केवल एक ऐसा उपकरण होना जो विकास में सक्षम हो एक खिलाड़ी को अंतिम पद पर स्थापित कर देगा। इसके बाद जियानफी ने उसके कक्षा कौशल को देखा। एक साधारण लोहार के रूप में उनके पास जो कौशल थे वे गायब हो गए थे और उनकी जगह कुछ नए कौशल ने ले ली थी। डिवाइन स्मिथ कला प्रगलन, अयस्कों को परिष्कृत करके धातुओं में परिवर्तित करने का कौशल। असफल होने की 20% संभावना। डिवाइन स्मिथ कला फोर्जिंग, आप व्यंजनों के अनुसार भारी कवच उपकरण का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। डिवाइन स्मिथ आर्ट इनले, आप व्यंजनों के अनुसार हार और अंगूठियां जैसे सहायक उपकरण का उत्पादन करने में सक्षम हैं। डिवाइन स्मिथ आर्ट तीव्र शीतलन, शंक्वाकार क्षेत्र में तुरंत आपके सामने एक बर्फीली आंधी का विस्फोट करता है। यदि लगभग पूर्ण उपकरण पर उपयोग किया जाता है तो आरोही उपकरण उत्पादन दर 1% बढ़ जाती है। यदि किसी दुश्मन पर उपयोग किया जाता है तो आपके अधिकतम स्वास्थ्य बिंदुओं पर 10% क्षति के रूप में निपटाया जाएगा। 1 सेकंड के लिए दुश्मन जम जाएगा। 1 सेकंड के बाद दुश्मन की गति 50% कम हो जाएगी। 5 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 1 मिनट। मैं अजय हूँ। जियानफी इतना उत्साहित था कि वह लगभग जोर से चिल्लाया। एक छिपे हुए वर्ग में उसी वर्ग शैली के अन्य खिलाड़ियों को कुचलने की शक्ति थी। एक दिव्य लोहार के रूप में जियानफी के पास उच्च उत्पादन क्षमता नहीं थी, लेकिन अब उसके पास ज्वेल मिस्टर जैसी क्षमताओं तक पहुंच थी। हालांकि ज्वेल मिस्टर ने खेल के शुरुआती चरणों में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वे खेल के मध्यान्ह चरणों में पैसा कमाने वाले राक्षस बन गए। इसके अलावा जियानफी के लिए उपकरण की वे अतिरिक्त विशेषताएं उसके लिए अग्रिम पंक्ति में कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह केवल तभी मजबूत हो सकता था जब वह अपने शिल्पयोग्य उपकरणों के रास्ते को विस्तृत करता। एक लोहार के रूप में जियानफी केवल भारी कवच और हथियार ही बना सकते थे, लेकिन जियानफी के लिए हथियार बेकार थे, इसलिए जियानफी केवल उन कवच पर निर्भर रह सकता था। लेकिन अब चीजें बदल गई थीं। जियानफी 3 अतिरिक्त प्रकार के उपकरण बनाने में सक्षम था। अंगूठियां, हार और अन्य सहायक उपकरण कुल 5 स्लॉट देते हैं। संभावनाएं अनंत थीं। इसके अलावा जियानफी के पास अब एकदम सही बहाना था। मैं अपने हथौड़े के साथ इतना अच्छा क्यों हूँ? ठीक है, मुझे नहीं पता। ओह, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक छिपा हुआ वर्ग हूँ, एक दिव्य लोहार की तरह, शायद। बूम, वैसे भी छिपी हुई कक्षाएं सभी एक बार की थीं। उनके बयान के पीछे की सच्चाई की पुष्टि कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, कड़ी मेहनत करो बच्चे, मैं जा रहा हूँ। जियानफी ने अपनी कक्षा में उन्नति पूरी करने के बाद नमलेस लोहार हवा में गायब हो गया। अरे, जियानफी को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये वर्ग उन्नति गुरु बहुत नश्वर या साकार नहीं लगता था। खैर, वह वहाँ था। उन्हें लगातार नए कौशल सीखने की जरूरत नहीं थी। वह वस्तुतः अपने लिए नए निर्माण कर सकता था। जहाँ तक उन सफेद श्रेणी के व्यंजनों की बात है, वह उन्हें साधारण लोहार मास्टर को बेच सकता था। कक्षा उन्नति पूरी हो गई थी। कौशल गुरु भाग गया था। जियानफी उपकरण का उत्पादन जारी रखने के लिए केवल पिछली कार्यशाला में ही लौट सका। आखिरकार उसने अभी तक 4 बड़े गिल्डों के लिए अपनी ब्लूटियर शोल्डर आर्मर के पूरी नहीं की थी। 2 घंटे की मार पिटाई के बाद जियानफी ने आखिरकार सभी उग्र भालू दहाड़ कंधों को पूरा कर लिया। एक दिव्य लोहार और क्रोमेटिक टिया हथियार की अतिरिक्त विशेषता के रूप में जियानफी की सफलता दर बढ़ गई थी। जियानफी ने मूल रूप से यह मान लिया था कि सामग्री के 500 सेटों में से 200 से भी कम कंधे के कवच निकलेंगे। उन्होंने 300 से अधिक सेट की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उनमें से 30 एपिक ग्रेड शोल्डर आर्मर्स थे। लाभ हमेशा अपने लोगों के लिए रखा जाना चाहिए कि छिपे हुए नियम के अनुरूप जियानफी ने नाइटहर्ड के भंडारण में 30 वायलेट टियर शोल्डर कवच छिपा दिए। फिर वो उन 30 में से सबसे खराब को चुनने के लिए आगे बढ़ा, जो 4 प्रमुख संघों पर नकेल कसने के लिए तैयार था। एपिक ग्रेड शोल्डर आर्मर के अलावा जियानफी के पास 280 ब्लूटियर शोल्डर आर्मर भी थे। सवाई के अनुपात से जियानफी को केवल 4 प्रमुख संघों को उनमें से 30 से अधिक प्रदान करना था, लेकिन शेष 250 पर वह हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर पाएगा। वे केवल इतने समय तक ही प्रासंगिक बने रहेंगे। जब औसत खिलाड़ी BCIs के आसपास के स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह लगभग बेकार हो जाएगा। उसे उन्हें तेजी से खत्म करना था। ये ब्लू टियर शोल्डर कवच थे जो आप लोगों को दिए जाने चाहिए थे। कल के हमारे समझौते के अनुसार 500 सामग्री सेट से कुल 33 आइटम का उत्पादन होना चाहिए था। मैं थोड़ा उदार होऊंगा और इसके बदले आपको 35 दूंगा। आप लोग उन्हें आपस में बांट लें। जियानफी ने लेडी कैसानोवा को सभी उपकरण सौंपते हुए कहा। ओह छोटे भाई, कितना अच्छा लड़का है। साउदर्न अजुरेश्वर ने जियानफी को अंगूठा दिया। 2 अतिरिक्त ब्लू टियर उपकरण बिल्कुल ऐसे ही। वह महान थे। साउदर्न एजर्सवर्ड को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि जियानफी के हाथ में बहुत सारा कचरा है, इसलिए वह आलसी हो गया था और हर चीज को गोल करने में लग गया था। 4 गिल्ड मास्टरों द्वारा उपकरणों को विभाजित करने के बाद जियानफी ने एपिक ग्रेड शोल्डर आर्मर का खुलासा किया। ये 30 अन्य महाकाव्यों में सबसे खराब था, लेकिन इसकी बैंगनी चमक ने 4 गिल्ड मास्टरों को लगभग अंधा कर दिया था।
पवित्र थी। महाकाव्य स्तरीय उपकरण। छोटे बच्चे, क्या वो बिक्री के लिए है? अपनी कीमत बताओ भाई। वे सभी हिरणों में बदल गए और उनकी आंखें चलती ट्रकों की हेडलाइट्स में फंस गईं। हैप्पी ड्रम के अलावा, जिसके पास एक रंगीन हथियार था, दूसरों ने इतना उच्च श्रेणी का हथियार कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उनके ब्लूटियर उपकरण भी जियांफी के सभी उत्पाद थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जियांफी वास्तव में इन शिशुओं को बड़े पैमाने पर पैदा कर रही है। उन सभी का मानना था कि यह पूरे डॉनलाइट सिटी में पहला एपिक स्तरीय उपकरण था। यह उपकरण की विशेषता का मुद्दा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का मुद्दा था। हाँ, बस अपने ऑफर पेश करें। सोने के सिक्के, इक्विपमेंट, स्मिथिंग और एक्सेसरी क्राफ्टिंग के लिए रेसिपी, मुझे ये सब चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को ये बताने से नहीं डरता। मैं वास्तव में किसी वर्कशॉप का सदस्य नहीं हूँ। मैंने ये सब खुद ही तैयार किया है। मैं उसकी तरह ही एक हिरन क्लास हूँ। जियांफी ने अपने हाथों में ब्लेजिंग हैमर लहराते हुए और उसे हवा में ऊंचा उठाते हुए पुकारा। उसके आसपास की हवा भी साफ हो सकती है। यदि नहीं तो 200 विषम ब्लू ग्रेड शोल्डर आर्मर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 49 सहायक उपकरण, रूबी वाइपर। 300 सोने के सिक्के। दक्षिणी अजूर तलवार ने सबसे पहले बात की। 350 डेमन का ग्रुमेस पीछे रहने का इरादा रखता था। 400 दक्षिणी अजूर तलवार इस अवसर पर उठी। 500 सोने के सिक्के। उसी क्षण लेडी कैसानोवा बोली। इस एपिक ग्रेड शोल्डर आर्मर में बहुत बढ़िया विशेषता थी, लेकिन ये उपकरण के एक शक्तिशाली टुकड़े से कहीं अधिक था। ये रुतबे का प्रतीक था। डॉनलाइट सिटी में नंबर 1 गिल्ड के रूप में लेडी कैसानोवा इस खजाने को कभी भी दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने देगी। 1000 हैप्पी ड्रंक ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। उनका संघ द एरिस्टोक्रेट्स भले ही नेगेटिव्स जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह हॉर्डियन समूह के युवा मास्टर थे। पैसा उसकी सबसे कम परेशानी थी। संपत्ति के मामले में चारों गिल्ड मास्टरों के पास उसके पास कुछ भी नहीं था। हिस जैसे ही हैप्पी ड्रंक ने अपना प्रस्ताव बताया, अन्य 3 जोर से हौंकने से बच नहीं सके। ऐसा नहीं था कि वे 1000 सोने के सिक्के खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन उनका सारा पैसा उनके संघों का था। अपने सदस्यों को हथियारबंद करने के लिए जियांफी से सामूहिक रूप से उपकरण खरीदना ठीक था, लेकिन अगर यह केवल अपने लिए एक उपकरण खरीदने के लिए था, तो ये बहुत कठिन हो सकता है। ये तुम्हारा है, टाइकून। डेमन के ग्रुमेस ने पद छोड़ने की पहल की। आखिरकार वह एक जादूगर था। वह भारी कवच से सुसज्जित नहीं हो सका। उसने केवल कीमत बढ़ाने और बाकियों को निराश करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। युवा गुरु जिसके पास धन है वह अधिक जोर से बोलता है। दक्षिणी अजूर ने भी छोड़ दिया। हालांकि एक महाकाव्य ग्रेड वस्तु उसके अहंकार और गौरव को बढ़ा सकती है, लेकिन ये पैसे के लायक नहीं है। लेडी कैसानोवा, आप कैसे हैं? हैप्पी ड्रंक ने उत्तेजक दृष्टि से लेडी कैसानोवा की ओर देखा। वह और उनके द एरिस्टोक्रेट्स अन्य पहलुओं में लेडी कैसानोवा से पूरी तरह से अतुलनीय थे, लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो वो सचमुच किसी से नहीं डरता था। हाँ, छोटे भाई, तुम सचमुच मेरे लिए चीजें कठिन बनाने में अच्छे हो। गरीब होने के कारण मुझे धमका रहे हो, है ना? जब लेडी कैसानोवा ने मुंह फुलाते हुए वो पंक्ति कही, तो जियांफी सहित बाकी सभी लोग घबरा गए। लेडी कैसानोवा के पास एक प्रचलित महिला आवाज थी, लेकिन एक गाय के लिए जो 2 मीटर से अधिक लंबी थी और एक बिगड़े बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी, उसका पेट भरना लगभग असंभव था। खुश शराबी मुस्कुराया। अरे, ये सब निष्पक्ष खेल है। अगर लेडी कैसानोवा को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह महाकाव्य ग्रेड कवच मेरा है। जब धन की बात आती है, तो मैं वास्तव में आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, भाई हैप्पी ड्रंक। लेकिन मैं ये उपकरण ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं लेवल 15 ब्लू ग्रेड एक्सेसरी के लिए एक अतिरिक्त नुस्खा पेश करूंगा। लिटिल ब्रदर ग्लाइडर, आप क्या सोचते हैं? लेडी कैसानोवा ने जियांफी की ओर मुड़ते हुए कहा। जियांफी का इरादा केवल अपनी जेबें भरने और इन 4 बड़े शॉट्स को लूटने का था, जबकि वह ऐसा कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें से ऐसी कोई चीज निकलेगी। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि 1000 सोने के सिक्के पर्याप्त नहीं है, तो बेझिझक अपना प्रस्ताव बताएं। एक नजर ने हैप्पी ड्रंक को बताया कि जियांफी को रेसिपी में बहुत दिलचस्पी थी। वह उस तरह भी खेल सकता था। हैप्पी ड्रंक बाहर से शांत और शांत लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में एक चढ़ा हुआ उपकरण इकट्ठा करने वाला पागल था। वह दुनिया की हर एक वस्तु का मालिक बनना चाहता था। लिटिल हैप्पी ड्रंक, मैं इस शोल्डर आर्मर को ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। यदि आप वास्तव में इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पास अपने पति से इसे आपसे उधार लेने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेडी कैसानोवा को गुस्सा आ रहा था। अब उसकी दुर्भावनापूर्ण बड़ी बंदूक, उसके पति बिली बॉय को शामिल करने का समय आ गया है। अब मेरी महिला, यह अनुचित है। सुनकर हैप्पी ड्रंक अवाक रह गया। लेडी कैसानोवा स्पष्ट रूप से उसे धमकी दे रही थी। भले ही वो ये बोली जीत भी गया, वह पागल बिली बॉय उसके लिए एक तलाशी अभियान का नेतृत्व करेगा जब तक कि पिछला शोल्डर आर्मर अंततः गिर न जाए। हैप्पी ड्रंक के पास स्वयं एक छिपा हुआ वर्ग था। उसके पास शेखी बघाने लायक अपेक्षाकृत काफी युद्ध शक्ति थी। वह अकेले मुकाबले में बिली बॉय का सामना करने से नहीं डरते थे, लेकिन ये कभी न भूले कि बिली बॉय कक्षा पीवीपी का प्रमुख था, जिसने अपना अधिकांश खाली समय प्रशिक्षण के अलावा लोगों को मारने के नए सरल तरीकों पर विचार करने में बिताया। हैप्पी ड्रंक जहां भी जाता, सैकड़ों हजारों अंगरक्षकों को अपने साथ कैसे रख सकता था। समय की शुरुआत के बाद से सभी लुटेरे अपने शिकार पर 24/7 नजर रखते थे। उस पल का इंतजार करते थे जब वह अपनी सुरक्षा कम कर देता था। यह अपरिहार्य था। मैं इसी तरह खेलता हूँ, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? लेडी कैसानोवा ने बिगड़े अहंकारी खर्राटे लेते हुए कहा, लेकिन उसकी शक्ल के कारण वह न केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि सर्वथा भयावह थी। मेरे दोस्त, मैंने अभी जो कहा उसे अनदेखा करो। हैप्पी ड्रंक ने जियांफी को कंधे उचकाया। इस युवा मास्टर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह गाय था। उसे ऐसी अविवेकी गाय और उसकी पीठ पीछे उस पूर्ण पागल व्यक्ति का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि वह एक उन्नत उपकरण संग्रह करने वाला पागल हो, लेकिन वह अभी भी बड़ी तस्वीर देखने के लिए पर्याप्त तर्कसंगत था। कोई बात नहीं। जियांफी ने हैप्पी ड्रंक को एक मुस्कान दी। जियांफी के लिए एक सहायक नुस्खा सोने के सिक्कों से कई गुना अधिक मूल्यवान था। इसमें सोने जैसे किसी मुख्य आधार संसाधन की तुलना में उस वर्तमान क्षण में कहीं अधिक लहरें पैदा करने की क्षमता थी। उस समय प्रत्येक प्रमुख संघ के पास सोने के सिक्कों की कमी लग रही थी। उन्हें न केवल अपने गिल्ड के सदस्यों को औषधि और मरम्मत लागत की आपूर्ति करनी थी, बल्कि वे अपने इन-हाउस शिल्पकारों को भी तैयार करने में व्यस्त थे। वैसे भी जियांफी ने पहले ही अपना सोना उस पर खर्च कर दिया था जिसे खर्च करने की जरूरत थी। अब जब उसने अपने उपकरण अपडेट कर लिए हैं, तो समय आ गया है कि वह अपना स्तर बढ़ाए। उसके पास पर्याप्त से अधिक सामग्रियां भी थीं। उसे सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हालांकि एक एक्सेसरी रेसिपी के साथ जियांफी नाइटवर्क के सदस्यों और खुद को हथियारबंद करने में सक्षम होगा। उसे 4 प्रमुख संघों से एक और बड़ी संपत्ति अर्जित करने का अवसर भी मिल सकता है। सोने की कोई भी मात्रा उससे अधिक नहीं हो सकती। कुछ ही समय बाद लेडी कैसानोवा ने रेसिपी देने के लिए किसी को भेजा। व्यापार के बाद लेडी कैसानोवा ने जियांफी को एक और निजी संदेश भेजा। छोटे लड़के, इस रेसिपी पर काम करने के बाद मेरे बारे में मत भूलना। अरे कोई बात नहीं, जियांफी ने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग, आपने रेसिपी में महारत हासिल कर ली है। रूबी वाइपर सहायक उपकरण उत्कृष्ट। शारीरिक आक्रमण जोड़ 1/5। जादू का हमला जोड़ 1/5। यादृच्छिक वृद्धि। स्तर की आवश्यकता 15। इस एक्सेसरी रेसिपी में कई परिवर्तनशील कारक थे। मूल विशेषता के अलावा बाकी सब कुछ यादृच्छिक था। केवल भाग्य ही निर्धारित करता है कि कोई उपकरण सुनहरा है या रद्दी।
जिन खिलाड़ियों के पास चुनने के लिए बहुत कम विकल्प होते थे वे कुछ भी ले लेते थे जिससे उन्हें बढ़त मिलती थी। एक किनारा तो फिर भी एक किनारा था। यहाँ तक कि हमले के केवल अतिरिक्त 15 अंक भी एक स्वागत योग्य सुधार था। यादृच्छिक संवर्धन से अतिरिक्त विशेषता का उल्लेख नहीं करना। रेसिपी प्राप्त करने के बाद जयांफी पीछे नहीं हटे। वहां और फिर उन्होंने 4 प्रमुख गिल्डों से 15 से एक कीमत पर 150 रूबी वाइपर सामग्री सेट का अनुरोध किया। काम पूरा करने के बाद उसे उन्हें केवल 10 ग्लूटिया एक्सेसरीज प्रदान करनी थी। उसके बाद जयांफी ने अपने लिए एक सुदूर लोहार की कार्यशाला ढूंढी और काम पर लग गए। उन्हें अपनी उच्च सफलता दर को गुप्त रखना पड़ा, ऐसा न हो कि उनके ग्राहक अपनी कीमतें बहुत कम कर दें। 2 घंटे के बाद 150 सामग्री सेट के साथ जयांफी ने कुल 55 सहायक उपकरण तैयार किए। सफलता दर लगभग 1/3 थी। ये रक्षात्मक उपकरण बनाने की तुलना में कम था, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं था। हालांकि आरोही उपकरण की संभावना बेहद कम थी। 55 सहायक उपकरणों में से केवल 3 वायलेट स्तरीय उपकरण थे। इसके अलावा ये तीनों सामान्य वायलेट स्तरीय उपकरण थे जिनमें विशेषता की 3 अतिरिक्त पंक्तियां थीं। उनके पास बोलने के लिए कोई अपग्रेड बोनस नहीं था। 10 सबसे खराब नमूनों को चुनने और उन्हें 4 प्रमुख गिल्डों में वितरित करने के बाद जयांफी ने बाकी सभी को रोसेट नाइटवर्क के गिल्ड स्टोरेज में रख दिया। एक विशेष नमूना उनके अनुकूल था, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रख लिया। अध्याय 50 यह एक छोटी सी दुनिया है। जब सब कुछ कहा और किया गया तो जयांफी ने उन 3 नमूनों को बाहर निकाला जिन्हें उसने सावधानीपूर्वक अपने लिए चुना था। रेडर का कांटों का ब्रेस्टप्लेट, चेनमेल कवच उत्कृष्ट, शारीरिक सुरक्षा जोड़ 4/5, जीवन शक्ति जोड़ 5, परिहार्यता जोड़ 1, सुसज्जित आपको एक निष्क्रिय कौशल प्रदान करता है। कांटों का कवच, हर बार जब आप शारीरिक क्षति प्राप्त करते हैं तो 5 क्षति दुश्मन को वापस प्रतिबिंबित की जाएगी, जिससे जहर की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमले की गति 20% कम हो गई है। 5 सेकंड तक रहता है। युद्ध का उग्र भालू दहाड़, कंधे का कवच महाकाव्य, शारीरिक सुरक्षा जोड़ 6/5, जादू रक्षा जोड़ 3/0, जीवन शक्ति जोड़ 8, क्रिटिकल हिट जोड़ 5, परिहार्यता जोड़ 5, सुसज्जित आपको एक कौशल प्रदान करता है। बैटल क्राई, आपके आसपास 8 मीटर के सभी दुश्मनों को तुरंत 100 क्षति पहुंचाता है, जिससे उनका हमला 20% तक कमजोर हो जाता है। 10 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 3 मिनट। ये कौशल भारी मात्रा में कृषि उत्पन्न कर सकता है। स्पिलब्रिका रूबी वाइपर एक्सेसरी महाकाव्य, शारीरिक आक्रमण जोड़ 2/0, मैजिक अटैक जोड़ 2/0, जीवन शक्ति जोड़ 1/0, जादू प्रतिरोध जोड़ 5, सुसज्जित आपको एक कौशल प्रदान करता है। मन बन, आपके सभी मन पॉइंट तुरंत खत्म हो जाते हैं, जिससे लक्ष्य के 50% मन पॉइंट नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उपभोग किए गए कुल मन पॉइंट का 50% लक्ष्य को नुकसान के रूप में निपटाया जाता है। कूलडाउन अवधि 5 मिनट। मालिकों पर थोपा नहीं जा सकता। 3 उपकरणों को सुसज्जित करने के बाद जयांफी ने एक कवच शील्ड बढ़ाने वाला बनाने के लिए सामग्री पर 200 सोने के सिक्के खर्च किए। हालांकि ढाल केवल शारीरिक क्षति को ही अवशोषित कर सकती थी, यह अंतिम समय में ड्यूस एक्स मशीन के रूप में कार्य करने के लिए काफी अच्छी थी। जयांफी की विशेषताओं में भारी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा डिवाइन ब्लैकस्मिथ के ब्लेजिंग हैमर ने भी एक लॉन्ग शॉट द्वारा उसकी जीवन शक्ति बढ़ा दी थी। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य अंक 5000 स्वास्थ्य बिंदु सीमा को पार कर गए थे। अब तक जयांफी के आंकड़े 4 से बाहर थे। खिलाड़ी का नाम वर्ड्योर ग्लाइडर, स्तर 16, कक्षा दिव्य लोहार प्रशिक्षु, अनुभव अंक 1,12,475 बटा 1,25,000, स्वास्थ्य अंक 5080 बटा 5080, मन अंक 360 बटा 360, शारीरिक आक्रमण शक्ति 88 जोड़ 90, शारीरिक सुरक्षा 184 जोड़ 265, जादुई रक्षा 72 जोड़ 50। कच्ची संख्या के संदर्भ में जयांफी उन विशिष्ट युद्ध प्रकार के वर्गों में से किसी के खिलाफ आसानी से अपनी जमीन खड़ी कर सकता था। इसके अलावा उसके पास 8 अतिरिक्त सक्रिय कौशल थे। चार्ज तुरंत दुश्मन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, 50 निश्चित क्षति पहुंचाता है और 2 सेकंड के लिए दुश्मन के लक्ष्य को स्तब्ध कर देता है। लागू सीमा 3-20 मीटर है। कूलडाउन अवधि 5 मिनट। आयरन फिस्ट एक ही लक्ष्य को नष्ट कर देता है, जिससे 300 निश्चित क्षति होती है। कूलडाउन अवधि 50 सेकंड। ट्रिपल बैश ब्लेजिंग हैमर हथियार से लगातार 3 बार प्रहार करता है। यदि स्मिथिंग में कौशल का उपयोग किया जाता है तो आरोही उपकरण बनाने की संभावना 5% बढ़ जाती है। यदि हमले के लिए कौशल का उपयोग किया जाता है तो क्षति के रूप में अधिकतम स्वास्थ्य बिंदु के 5% के बराबर क्षति होती है, जो लक्ष्य से 3 गुना अधिक होती है। कूलडाउन अवधि 20 सेकंड। तीव्र शीतलन शंक्वाकार क्षेत्र में तुरंत आपके सामने एक बर्फीली आंधी का विस्फोट करता है। यदि लगभग पूर्ण उपकरण पर उपयोग किया जाता है तो आरोही उपकरण उत्पादन दर 1% बढ़ जाती है। यदि किसी दुश्मन पर उपयोग किया जाता है तो आपके अधिकतम स्वास्थ्य बिंदुओं पर 10% क्षति के रूप में निपटाया जाएगा। 1 सेकंड के लिए दुश्मन जम जाएगा। 1 सेकंड के बाद दुश्मन की गति 50% कम हो जाएगी। 5 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 1 मिनट। बैटल क्राई आपके आसपास 8 मीटर के सभी दुश्मनों को तुरंत नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनका हमला 20% तक कमजोर हो जाता है। 10 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 3 मिनट। ये कौशल भारी मात्रा में कृषि उत्पन्न कर सकता है। मैना बन आपके सभी मैना पॉइंट्स को तुरंत खत्म कर देता है, लक्ष्य के 50% मैना पॉइंट्स को नष्ट कर देता है। साथ ही उपभोग किए गए कुल मन पॉइंट का 50% लक्ष्य को नुकसान के रूप में निपटाया जाता है। कूलडाउन अवधि 5 मिनट। मालिकों पर थोपा नहीं जा सकता। क्लेरिट एजेस आपकी रक्षा को तुरंत बढ़ा देता है, जिससे आपको अगले 3 हमलों से होने वाली कुल क्षति का केवल 50% ही उठाना पड़ता है। कूलडाउन अवधि 5 मिनट। बख्तरबंद बुलवार सक्रिय होने पर आपके अधिकतम स्वास्थ्य बिंदुओं के 20% के बराबर शारीरिक क्षति को अवशोषित करता है। 10 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन अवधि 5 मिनट। अफसोस की बात है, भले ही वह निर्विवाद था, खेल में सबसे मजबूत टैंक, उसके पास आवश्यक कौशल का अभाव था जो एक उचित टैंक बनाता है, जो कि कृषि उत्पादन कौशल है। फिर भी वह अभी भी खेल में सबसे मजबूत था नहीं। चीन का अनोखा सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ टैंक खिलाड़ी। उनके कौशल विवरण को पढ़ने के बाद जयांफी ने शहर के बाहर स्तर पीसने का काम शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार एक दिन की कूलडाउन अवधि समाप्त हो गई। सामान्य मोड डीप इन द नाइट फॉरेस्ट प्रीसेट कर दिया गया था। एक एकल कलकोटरी दौड़ से उसे 18वें स्तर तक पहुंचना चाहिए। वर्तमान में वह लेवल 17 तक पहुंचने के कगार पर था। यह एक फिसलन भरा ढलान हो सकता है और आगे की ओर लगातार बढ़ती ढलान हो सकती है, लेकिन एक एकल कलकोटरी दौड़ से उसका बार एक बार भर जाना चाहिए, कुछ अतिरिक्त के साथ। जयांफी ने अकेले कलकोटरी पर छापा मारने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने अपने अभियान के बारे में गिल्ड की लड़कियों को सूचित नहीं किया था। एलिट मोड डिंगोन रन के लिए पहली स्पष्ट उपलब्धि का दावा करने के लिए उनका नेतृत्व करने के बाद भी गिल्ड की अधिकांश लड़कियों के पास अभी भी सामान्य मोड डिंगोन रन करने के लिए उचित कौशल का अभाव है। इसलिए रोसेट्रोस और गिल्ड की दूसरी मुख्य पार्टी ने कुछ अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण के रूप में सामान्य रन पर छापा मारने के लिए प्रेरित किया था। अरे बच्चे देखो, आखिर कोठरी से कौन बाहर आया है। जैसे ही जयांफी नाइट फॉरेस्ट में चल रहा था, उसके पीछे से एक घमंडी आवाज आई।
जयांफी ने पीछे मुड़कर देखा। कितनी छोटी दुनिया है, ये वही जंगली भेड़िया तिकड़ी थी। अरे बच्चे, तुम बहुत अविश्वसनीय हो, है ना? हमने सुना है कि तुमने 5 सदस्यीय कालकोटरी का अकेले ही संपादन किया है। वेनोमस वुल्फ ने जयांफी की ओर घूरते हुए कहा। बच्चे, हमें कालकोटरी का रहस्य बताओ। तुमने एक बग का शोषण किया, है ना? यदि तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें केवल एक बार मारेंगे, अन्यथा मेरी मदद करो भगवान। हम कब्रिस्तान में शिविर लगाने जा रहे हैं और तुम्हें दिखाएंगे कि पावर डिलीवरिंग कैसा दिखता है। बिगिनर्स विलेज में फिर से दौड़ना चाहते हैं। शातिर भेड़िया गुर्राया। हालांकि जयांफी रातों रात प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन पेशेवर वर्ग के खिलाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता कि अवधारणा लोगों के दिलों में गहराई से निहित थी, जिसमें 4 प्रमुख गिल्ड भी शामिल थे। नाइटोर की लड़कियों के अलावा जिन्होंने इसे स्वयं देखा था, बाकी खिलाड़ियों ने कालकोटरी पर छापा मारने के लिए एक अज्ञात बग का उपयोग करने के लिए जयांफी को धोखेबाज माना था। उन्होंने ये भी सोचा कि यह उसी बग के कारण था कि रोसेट नाइटोर एलिट मोर्डिंगोन के लिए फर्स्ट क्लियर हासिल करने में सक्षम था। इसलिए किसी ने भी इस वाइल्ड वुल्फ तिकड़ी सहित जयांफी की युद्ध शक्ति पर ध्यान नहीं दिया था। वेनोमस वुल्फ ने आज संयोगवश जयांफी को एक लोहार की कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर देखा, इसलिए वे तीनों फिर उसका पीछा करने लगे। आखिरकार यदि वे शहर के भीतर जयांफी को पीटते हैं तो वे एनपीसी सैनिकों द्वारा पकड़े जाएंगे, इसलिए वे तीनों जयांफी के शहर छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। एक प्रोफेशनल क्लास खिलाड़ी के रूप में तुम्हें अभी भी शहर के भीतर रहना चाहिए था, फिर भी तुम बाहर आकर दिखावा करने की जिद कर रहे हो। हे, हमें भी इतना भाग्यशाली होने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। बच्चे, यदि आप बिगिनर्स विलेज में वापस नहीं जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमें अभी कालकोटरी में मौजूद बग के बारे में बताएं। भूखा भेड़िया जयांफी की ओर चल पड़ा। उसकी उंगलियों की नोक ने जयांफी की नाक में लगभग छेद कर दिया। उसके अहंकारी रवैये का तो जिक्र ही नहीं। वाइल्ड वुल्फ तिकड़ी के लिए जयांफी पानी से बाहर एक मछली थी जिसे चॉपिंग बोर्ड पर रखा गया था। वह सब उन्हें काटने के लिए था। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने बिगिनर्स विलेज में क्या कहा था? जयांफी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए पूछा। आखिर आपने क्या कहा? वेनोमस वुल्फ ने आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए पूछा। शातिर भेड़िया हंसा। बच्चे, ये कृत्य छोड़ दो। ये दिन की तरह स्पष्ट है कि तुम एक शिल्पकार हो। उसके पास लोहार से डरने का कोई कारण नहीं था। आप बस उस समय के लिए रुक रहे हैं जब तक कि वे लड़कियां आपको बचाने नहीं आती, है ना? अब मैं आपको उस मूर्खतापूर्ण प्रयास पर पुनर्विचार करने के लिए 3 सेकंड का समय दूंगा, अन्यथा क्रूर होने के लिए हमें दोष न दें। भूखा भेड़िया चिल्लाया। आप 3, कृपया, आप अधिक जनशक्ति की आवश्यकता के लायक नहीं है, जयांफी ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। जब से जयांफी ने खुद को लड़ने के कौशल से लैस किया, वह हर समय राक्षसों से लड़ रहा था। एक बार भी उन्होंने किसी खिलाड़ी से लड़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि चूंकि तीनों ने खुद को जयांफी के सामने पेश कर दिया था, तो क्यों न द्वंद्व को स्वीकार किया जाए और कुछ चाल का अभ्यास किया जाए। उन तीनों के विपरीत, जिन्हें जयांफी की युद्ध क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, रिंग की रहस्यमय शक्ति के कारण जयांफी को उनके बारे में सब कुछ पता था। उनमें से 2 लेवल 16 के योद्धा थे और दूसरा लेवल 15 का डाकू था। भले ही वे लगभग जयांफी के समान स्तर पर थे, उनके उपकरण लोहे से बने जयांफी की तुलना में टॉयलेट पेपर जितने कमजोर थे। बस वे क्या सोच रहे थे? क्या उनका फूला हुआ आत्मसम्मान उन्हें अपनी कमजोरी से अंधा कर सकता है? उन्हें पता होना चाहिए कि उनके उपकरण जमीन पर मौजूद गंदगी की तरह सामान्य थे। प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं को जाने बिना किसी और को चुनौती देना एक खड्ड में कूदने और ये उम्मीद करने जैसा है कि यह बच्चों के तालाब जितना उथला होगा।